हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकी के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो भाई समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 9 है, इसके कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके सीरीज को हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में, पिछले पार्ट 1 में, जो इससे पहले पार्ट 1 किया था, उसमें हमने 8 क्वेश्चन वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट को किए थे। आज भी हम उसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 में है। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो वो देखते हैं भाई किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे हम उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो यहां पर आता है सबसे पहला, जो कि प्रश्न नंबर 9 है, जो कि हम पिछले 8 के बाद 9वें को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन को कह रहा है भाई DEF क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा है दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, पहले तो ये दर्शाना है। उसके बाद हमें दर्शाना है कि DEF का जो क्षेत्रफल है वो ABC का 1/4 है, भाई ये भी दर्शाना है। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं भाई जो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम जो है, ये पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, जो कि क्या है BDEF जो है वो 1/2 है ABC का, ये भी हमें सिद्ध करना है। तो भाई देखते हैं किस तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मजेदार तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है कि भाई DEF ABC त्रिभुज के भुजा BC CA AB के मध्य बिंदु है। तो पहले बनाते हैं। तो भाई यहां मैंने बनाया, तो पहले एक त्रिभुज बनाया, जिसमें त्रिभुज में हम कह सकते हैं ये A है, ये B है और ये C है। ये 3 चीजें आ गई हैं। डन। अब इसमें देखा भाई क्या, तो BC का मध्य बिंदु कितना है, D है। देखो क्रमशः का मतलब क्या है, तो D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, E जो है वो सेकंड वाले का, और F जो है वो थर्ड वाले का। इस तरह से इसके मध्य बिंदु है। तो वही हम लिखेंगे, D को लिखा BC का मध्य बिंदु, यानी कि यहां पर आया D। ठीक है। उसका E जो है वो CA का है, तो भाई E को यहां पर लगाया। उसका F जो है वो AB का है, तो यहां पर लगाया। ये तीनों के तीनों मध्य बिंदु हैं। डन। ठीक है भाई, मध्य बिंदु है। अब जैसा कि इसने कहा है BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, ये दर्शाना है, यानी कि हमें इसको मिलाना भी पड़ेगा। तो भाई इसको हमने मिला दिया। भाई भी दिख रहा है BDEF, ये एक क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। देखते हैं कैसे बनता है, क्योंकि इसने जस्ट बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा उसको देखते हैं यहाँ पे। तो भाई इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं किस पे, तो दिया है क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी है। तो भाई दिया है कि बात करें तो यहां पर सिर्फ हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज, ABC में, भाई इसमें हमें दे रखा है कि DEF जो है क्रमशः BC CA और AB के मध्य बिंदु है। तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज में DE और F ये क्रमशः है, भाई क्रमशः BC CA तथा AB के मध्य बिंदु है। चलो भाई ठीक है, यहां पर हमने देख लिया कि DEF जो है वो इनके क्रमशः मध्य बिंदु हैं। डन। ठीक है। अब भाई इसके बाद इसमें का क्या दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। तो लिखेंगे यहां पर सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। मैं यहां पे आते हैं, तो यहां पर हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि भाई BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, यानी BDEF ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। देखो समांतर चतुर्भुज ऐसे भी लिखा जाता है, नहीं पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। तो ये BDEF एक पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है। पहली बात ये सिद्ध करनी है। और दूसरे की बात करें तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है क्षेत्रफल। भाई लिखा हमने क्षेत्रफल DEF, भाई कौन सा, DEF जो है ये बराबर होगा किसके, तो भाई 1/4, भाई लिखा 1/4 क्षेत्रफल, और क्या है ABC, भाई लिखा ABC, भाई इसके बराबर है। डन। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं, तीसरा जो हमारे पास है, इसमें हमने देखा भाई क्षेत्रफल कौन सा वाला है, क्षेत्रफल BDEF जो है
ये बराबर है 1/2 के, 1/2 है क्षेत्रफल ABC। भाई ये तीन चीजें हमें सिद्ध करनी है और देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। ओके, तो ये तीन चीजें देखते हैं। तो यहां पर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहां पर क्या भाई सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, हो चुका है, तो भाई सिद्ध पे आते हैं। भाई कैसे सिद्ध करना है, ठीक है भाई, सिद्ध की बात आते हैं। तो यहां की मैं बात करूं तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में क्या है भाई, F और E जो है, F तथा E क्रमशः AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है भाई, यहां पर हमने देखा F और E जो है वो AB और AC के क्रमशः मध्य बिंदु हैं। तो इस कंडीशन से क्या हुआ, तो मध्य बिंदु परिमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाया जाए तो भाई वो जो रेखा बनेगी वो तीसरे भुजा के समांतर होगी, यही होता है। तो भाई यहां पर हम लिख देंगे क्या कि भाई FE समांतर हो जाएगा BC के, ठीक है भाई। और इसका रीजन क्या आएगा, तो भाई यहां पर लिखेंगे क्या, मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है भाई, मध्य बिंदु प्रमेय से हो जाएगा, डन। अब इसके बाद सीधे लिखेंगे इसी तरह से, भाई लिखा सीधे इसी तरह से, भाई इसी तरह से की बात की जाए तो ये इसके समांतर आ गया, तो हम कह सकते हैं ये भी इसके समांतर होगा। तो मैं यहां पर सीधे लिख देता हूं भाई, और DE जो है, भाई क्या लिखा, DE जो है वो समांतर हो गया है FB के या फिर AB के, ठीक है भाई, ये चीज समांतर हो गया। अब यहां पर देखिए क्या देखा हमने, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर है, तब उससे क्या होगा भाई, किसी भी चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाती है तो वो चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, इससे और इससे, इन दोनों से सीधे हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, सीधे लिखते हैं तब चतुर्भुज, कौन सा वाला चतुर्भुज है भाई, हमारे पास है BDEF, BDEF जो है BDEF समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई। यहां से हम देख पा रहे हैं जब आमने सामने की भुजा समांतर हो गई है तो ये समांतर चतुर्भुज आ गया है, डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, क्षेत्रफल निकालना है DEF का। भाई कौन सा DEF, यानी इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो DEF की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। तो भाई कैसे करेंगे, तो भाई यहाँ पर सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या चीज़ है, तो यहाँ पर ये बात है जैसे कि हम FD को मिलाते हैं, तो FD को मिलाने का मतलब ये है कि ये इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, भाई यही होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि भाई FD को मिलाने पर, FD को मिलाने पर हम कह सकते हैं क्या कि भाई ये एक समांतर चतुर्भुज का, इसका अगर विकर्ण खींचा जाए तो वो उसको दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है। तो यहां पर लिखेंगे BDF जो है, भाई लिखा हमने क्षेत्रफल, BDF जो है ये बराबर आ जाएगा, भाई कौन सा भाई, क्षेत्रफल BDF जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, EFD के, EFD के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिख दिया भाई क्षेत्रफल EFD के बराबर हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, यहां पर हमने देख लिया BDF और EFD जो है इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया। अब देखो इसी प्रकार से क्या ये भी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो हम देख सकते हैं भाई FECD ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से भाई सेम जैसे प्रोसेस पहले वो, इसी प्रकार से ये भी इसके बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं भाई CDE जो है वो FDE के बराबर होगा, CDE क्षेत्रफल CDE जो है ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल EFD के, ठीक है भाई।
ये बराबर हो जाएगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई ये वाला क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो दोबारा से हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सीधे लिखना है इसी प्रकार से, क्योंकि एक बार हम सारी चीजें कर चुके हैं। तो भाई इसी प्रकार से ये भी इसके बराबर होगा और सेम ये इसके बराबर भी होगा। तो सीधे साथ साथ में लिखते हैं कि क्षेत्रफल AFE भी बराबर है, यानी इसके बराबर लिख दिया क्षेत्रफल AFE। ठीक है भाई, ये भी बराबर हो गया। ओके, तो यहां पर हमने लिखा समीकरण 1 और समीकरण 2 से। भाई इन दोनों से क्या पता चल रहा है? तो इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि यहां पर ये जो 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना, चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। यानी कि हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, चलो इसको अभी ना लिखकर सीधे लिखते हैं क्षेत्रफल, जो कि हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ABC ज्ञात करना है। तो पहले मैं लिखता हूं क्षेत्रफल ABC। ये क्या होगा? तो ये होगा चारों त्रिभुजों को जोड़ के ही बनेगा। भाई अगर मैं कहूं पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो चारों त्रिभुज जोड़ के करना पड़ेगा, तो चारों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने में क्या लिखेंगे? पहला लिख दिया भाई क्षेत्रफल, या गया हमारे पास BDF, ठीक है, प्लस में क्षेत्रफल EFD, ठीक है, प्लस में क्षेत्रफल कौन सा वाला है? CDE है, प्लस में क्षेत्रफल कौन सा है? तो भाई ये AFE है। तो हमने चारों को लिख दिया। ठीक है भाई, यहां से हमने देखा इनके चारों के क्षेत्रफल जोड़ दिए और हमें पता है चारों के क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। सीधे लिखेंगे हम समीकरण 1, 2 तथा 3 से। भाई समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम कह सकते हैं, यहां पर क्या कह सकते हैं कि भाई ये सारे क्षेत्रफल बराबर है, यानी ये सारे क्षेत्रफल बराबर है। तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब इनको चारों बार जोड़ोगे तो चारों सेम आएंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? तो यहां से हमें जो चाहिए उसको लिख लेते हैं भाई, DEF लिखना है। तो भाई यहां पर हमने लिख दिया क्षेत्रफल ABC, ये किसके बराबर होगा? तो भाई DEF जो हमारे पास है, DEF कह लो या FED कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो भाई यहां पर ये जो है भाई ये सारे सेम है, तो एक को पकड़ा हमने और 4 के साथ लिख दिया। भाई क्षेत्रफल DEF आ गया। डन। भाई ये कर सकते हैं। भाई अगर चारों सेम है तो जोड़ के 4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस 4 को उठा के नीचे लाएंगे तो ये आएगा 1/4 क्षेत्रफल, और भाई ABC बराबर में क्षेत्रफल, यह आ जाएगा DEF। पर ये चीज हमारे पास आ चुका है। क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर कह सकते हैं भाई DEF जो 1/4 ABC के बराबर है? तो भाई यहां पर हमें दिख रहा है कि DEF जो 1/4 ABC के बराबर है, और ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त क्या होता है? सेकंड पार्ट समाप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने सेकंड पार्ट को सिद्ध कर दिया है। अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, तीसरा पार्ट जो उसको भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई सेकंड पार्ट तक तो हो गया, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास ये आता है, जैसा कि लिखा है क्षेत्रफल कौन सा? तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है भाई क्या? BDEF यही चीज है हमारे पास। क्या है भाई? क्षेत्रफल BDEF ही है। ठीक है, ठीक है, BDEF की बात करें तो ये कितना होगा? तो भाई इसकी बात करें तो भाई BDEF, इसके अंदर 2 त्रिभुज हैं। 2 त्रिभुज का मतलब क्या होगा? तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई FDE और FDB, भाई ये लिख सकते हैं। चलो भाई यहां पर हम लिख देते हैं भाई FDE है और FDB है। ठीक है भाई, ठीक है, ये दोनों चीजों की भाई यहां हमने देखा इन दोनों का क्षेत्रफल जुड़ गया। भाई दोनों बराबर, दोनों जुड़ चुके हैं, और जुड़ने के बाद भी क्या है? तो भाई दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर था, जैसा कि हमने देखा था किसमें? भाई समीकरण 1 में देखा था, दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर है भाई। ठीक है, तो भाई दोनों का क्षेत्रफल जब बराबर है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? क्या लिख सकते हैं भाई? इन दोनों को जोड़ के 1 लिख सकते हैं, मतलब कि ये सेम और ये सेम जोड़ के डबल करके लिख सकते हैं। और डबल में भी मैं क्या लिखूं? तो डबल में लिखता हूं क्या? FDE लिख लेता हूं। ठीक है, FDE, या फिर ये जो त्रिभुज बीच वाला है DEF, इसको डबल में लिख देते हैं। तो भाई यहां पर लिख दिया भाई DEF जो है। ठीक है भाई, ये क्षेत्रफल, या फिर ये एक ही को लिख दो ना, क्या दिक्कत है?
एक्चुअली क्या है कि नाम का थोड़ा सा इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पे। इंटरचेंज का मतलब क्या है कि आप FDE लिखो या EDF लिखो या फिर DEF लिखो, भाई बात तो यही आ रही है। इस त्रिभुज की बात करें तो FDE लिखो या फिर DEF लिखो या EFD लिखो, भाई नाम तो एक ही त्रिभुज का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नाम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर हमने देखा ये जो आया है वो डबल के बराबर आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखो जो अभी हमने सिद्ध किया था, तो सिद्ध हमने क्या किया था, तो सिद्ध हमने अभी किया था कि भाई ABC का जो क्षेत्रफल है, ABC का जो क्षेत्रफल है वो DEF के 4 गुने के बराबर है, या फिर DEF जो है वो 1/4 ABC है, यही चीज है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं समीकरण 4 लिखा है इसे, तो यहां से हम सीधे कर सकते हैं किसके अंदर, तो इसके अंदर सीधे लिख सकते हैं समीकरण 4 से। भाई यहां पर लिखेंगे समीकरण, चलो इसको भी 5वां मान लेते हैं, तो समीकरण 4 तथा 5 से भाई इन दोनों से देखा जाए तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल BDEF जो है ये बराबर होगा 2, और इसकी जगह लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि ये तो हमारा किसके बराबर था, समीकरण 4 में क्या देख पा रहे हैं, तो भाई ये जो DEF है वो 1/4 ABC के बराबर है, तो हम यहां लिख सकते हैं 1/4 और इसकी जगह आएगा क्षेत्रफल ABC। ठीक है, इस 2 से इस 2 को काट दिया, ठीक है भाई, ये आ गया 1/2, और यहां पर हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल ABC लिखा जा सकता है, जो कि यहां पर आ रहा है क्षेत्रफल भाई BDEF के बराबर आ रहा है। डन। तो भाई क्या हमें यही ज्ञात करना था, तो हमने यहां पर देखा कि BDEF 1/2 ABC है, तो यही ज्ञात करना था, यानी कि हमारा यहां पर थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो यानी स्टार्ट करते हैं यहां से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आते हैं, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है, उसके बाद आते हैं तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट यहां पर है, तीसरा पार्ट भी यहां पर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये भी एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसको भी इरेज कर देता हूं, और आपको कहना चाहता हूं कि भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, अगर जब तक खुद से नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, यहां चीजें समझ में आई, बहुत मजा आया होगा आपको, लेकिन ये भूल ना जाओ, इसलिए खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आप भी कर पा रहे हो उसे। ओके, चलो भाई ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहां हमें कह रहा है प्रश्न नंबर 10 में, यदि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को, भाई एक चतुर्भुज है, उनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाया जाए, यानी कि कहा जाए कि कोई भी एक चतुर्भुज है, भाई मान लिया हमने ऐसा चतुर्भुज है, इसके मध्य बिंदु को मिलाया गया, ठीक है भाई, इस तरह से मिला दिया गया, ये मिला दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार बना चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, यानी यहां पर जो चतुर्भुज बन रहा है अंदर वो एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है, और तथा उसका क्षेत्रफल दिए हुए चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी कि इस अंदर वाले का जो क्षेत्रफल है वो बड़े वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। चलो भाई सिद्ध करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां लिखा भाई A, यह आ गया B, यह आ गया C, यह आ गया D, उसके बाद करते हैं भाई ये E आ गया, F आ गया, G आ गया और H आ गया, भाई इतनी बात हो गई। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं दिया हुआ क्या है, तो सबसे पहले लिखा हमने दिया है, यहां लिखा हमने दिया है, तो दिया है कि कंडीशन में यहां पर लिखते हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं भाई चतुर्भुज ABCD में, भाई इसमें हमने देखा है मध्य बिंदु है, क्या क्या चीज है, तो भाई EFG तथा H क्रमशः EFGH है, AB AD DC तथा BC के मध्य बिंदु हैं। चलो भाई ठीक है, ये चीज हमने लिख दिया कि एक चतुर्भुज है, उसमें 4 मध्य बिंदु है, चारों भुजाओं के ऊपर, वो हमने यहां पर लिख दिया है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है की बात करें तो यहां पर मैं कह रहा सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार बना चतुर्भुज, इस प्रकार जो अंदर बना हुआ चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि हमें इसमें सिद्ध करना है कि भाई EFGH समांतर चतुर्भुज है, भाई समांतर चतुर्भुज है,
चलो भाई ठीक है, एक तो ये सिद्ध करना है कि ई एफ जी एच क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद तथा उसका क्षेत्रफल दिए हुए चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है, यानी कि हमें, और ये फर्स्ट सिद्ध करना है और सेकंड हमें सिद्ध करना है कि ई एफ जी एच का जो क्षेत्रफल है ये आधा है किसके भाई, क्षेत्रफल ए बी सी डी के, ए बी सी डी के आधा है भाई, ये ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो है इसका आधा रहेगा। डन, चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं किस पे, तो इसके बाद आते हैं इसको, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ चीजें रचना करनी पड़ेगी। तो रचना में क्या करेंगे, तो भाई लिखते हैं रचना, रचना की बात करते हैं। तो रचना में हम इसके विकर्ण को मिला लेते हैं। विकर्ण को मिलाना मतलब इसको मिला दिया ऐसे, ठीक है भाई, ए सी को मिला दिया गया। उसके बाद साथ साथ में हमने बी डी को भी मिला दिया गया, ठीक है भाई, ए सी को भी मिला दिया और बी डी को भी मिला दिया। तो यहां पर हम कहेंगे क्या कि ए को सी से, ए को सी से तथा बी को डी से, भाई ए को सी से तथा बी को डी से मिलाया गया। ठीक है भाई, ए को सी से, भाई ए को सी से मिलाया, बी को डी से मिला दिया गया है। मिलाने के बाद हम आते हैं किसमें भाई, मिलाने के बाद हम आते हैं भाई, जब ये मिल गया, ये रचना हो चुकी है, तो सीधे उसके बाद आता है सिद्ध करने पे। तो भाई आते हैं सिद्ध पे, ठीक है। सिद्ध में हम देखते हैं भाई, यहां पर हमें दिख रहा है त्रिभुज कौन सा, ए बी सी की बात करता हूं। तो भाई यहां पर देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, भाई इसमें क्या है भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूं त्रिभुज ए बी सी के अंदर ई और एफ क्या है, इनकी दो भुजाओं का मध्य बिंदु है, और उनको अगर मिलाए तो तीसरी भुजा के समांतर होता है, यही कहता है मध्य बिंदु परिमेय। तो यहां पर हम लिखेंगे भाई इसमें हमें दे रखा है ई तथा एफ क्रमशः किसके भाई, ई तथा एफ जो है, एफ नहीं है एच है, ई तथा एफ नहीं एच है, ई तथा एच जो है क्रमशः ए बी और ए सी, ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, ई और एच जो है वो ए बी और बी सी का मध्य बिंदु है, जो कि हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। और इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि भाई ई एच जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, ए सी के, ई एच जो है वो समांतर हो गया ए सी के, ठीक है भाई, ई एच जो है वो समांतर हो गया ए सी के, ये हमने लिख दिया है। डन, ठीक है भाई। अब ये हमारा फर्स्ट आ गया। उसके बाद आगे आते हैं भाई, इसके बाद क्या होगा, तो यहां पर भी एफ और जी, ये भी यहां पर इन दोनों के मध्य बिंदु हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं तथा एफ और जी त्रिभुज ए डी सी में क्रमशः ए डी तथा डी सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है भाई, ए सी तथा ए डी तथा डी सी के मध्य बिंदु हैं। भाई ये आपको दिख रहा है भाई, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। तो हम जब इसको मिलाएंगे तो ये भी ए सी के समांतर होगा, तो हम कह सकते हैं तब ए सी के समांतर हो गया एफ जी। चलो भाई ये चीज आ गया, यहां पर हमने देख लिया ये रेखा ए सी के समांतर है, ई एच जो है वो भी ए सी के समांतर है, और ये हमने समीकरण 2 लिखा। और इस अनुसार आप क्या देख पा रहे हो भाई, आप इसमें देख पा रहे हो कि भाई ई एच और ए सी समांतर है, यानी ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा ए सी के समांतर, यानी तीनों आपस में समांतर हो जाएंगे। यानी मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कह सकते हैं, तो भाई इसमें क्या कहा जा सकता है कि भाई एफ जी जो है वो ई एच के समांतर है, एफ जी जो है वो समांतर है और ई एच के, ठीक है भाई, एफ जी जो है वो ई एच के समांतर हो गया। डन, चलो ठीक है, यहां पर ये चीजें आ चुकी है कि भाई ये इसके समांतर हो गया है। अब क्या मैं इसी प्रकार से सीधे, क्योंकि यही सेम कंडीशन लगी किसमें कि भाई ई एफ जो है वो जी एच के समांतर भी हो जाएगा, तो भाई इसको दोबारा से इतना एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि ये चीज दोबारा करनी पड़ जाएगी। इसलिए हम सीधे लिखेंगे क्या भाई, सीधे लिखेंगे इसी प्रकार से
इसी प्रकार से सीधे हम लिख सकते हैं क्या कि भाई एफ जी जो है वो ई एच के समांतर है, एफ जी जो है वो समांतर है ई एच के। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, एफ जी जो है वो ई एच के समांतर आ गया। डन, चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। उसके बाद क्या आते हैं भाई, उसके बाद किस पे आते हैं भाई, यहाँ पर हमने देख लिया ये इसके समांतर आ चुका है, ये इसके समांतर आ चुका है। निकालना क्या था, तो निकालना था हमें ये समांतर चतुर्भुज। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एक चतुर्भुज है, इसमें ये भुजा समांतर है, ये समांतर है। और अगर आमने सामने की भुजा समांतर पाई जाती है तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो मैं इसको लिखता हूं समीकरण 3 और यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 4। और ये दोनों बता रहा है कि भाई आमने सामने की भुजा समांतर है, यानी कि यहां पर एफ जी और ई एच, यानी कि एफ जी और ई एच ये दोनों आपस में समांतर है। और नेक्स्ट पेज में ये और ये इसके समांतर है, यानी ये समांतर चतुर्भुज बन गया। हम लिख सकते हैं भाई ई एफ जी एच, भाई समीकरण 3 तथा 4 से चतुर्भुज ई एफ जी एच क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज है। चलो भाई ठीक है, क्या हमें यही सिद्ध करना था यहाँ पर, तो भाई ई एफ जी एच एक समांतर चतुर्भुज, यही चीज सिद्ध करनी थी और वो निकाल दिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, अगला क्या कह रहा है, तो अगला कह रहा है भाई ई एफ जी एच जो है, यानी कि जो हमने अभी एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था ई एफ जी एच, इसका क्षेत्रफल जो है वो बराबर है 1/2 पूरे का, एबीसीडी का पूरे के बराबर है। डन, तो भाई ये कैसे ज्ञात होगा, तो इसके लिए हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। भाई इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, कैसे सिद्ध होगा, तो मैं क्या करता हूं, यहीं पर एक चतुर्भुज बना ही लेता हूं। ठीक है, इससे बार बार पीछे ना जाना पड़े हमें। तो यहां पर हम देख रहे हैं भाई क्या है, ए बी सी डी है, तो भाई लिख दिया हमने ए बी सी और डी हो गया। ठीक है, इसके अंदर यहां पर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज आ गया, ई एफ जी एच इधर से कर दिया हमने, तो भाई लिखा भाई ई एफ जी और एच कर दिया है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या है भाई, इसको हमने मिला दिया और हम सिद्ध कर चुके हैं क्या कि ये ई एफ जी एच जो है एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी जिससे एक क्वेश्चन हमारा हो पाएगा। हम क्या करते हैं, जैसा कि बी डी को तो मिला ही रखा था, ठीक है भाई बी डी को मिला रखा है, इसके साथ साथ हम डी ई को भी मिला देते हैं, भाई डी ई को भी मिला देते हैं। ठीक है भाई, बी डी और डी ई को मिला लिया गया है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बी को डी से तथा डी को ई से मिलाया गया। ठीक है भाई, यहां से बी को डी से मिलाया है और डी को ई से मिलाया गया है, इतनी बात कर दी गई है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं, तो यहां पर मैं बात करता हूं त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा, ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, इसमें क्या मैं कह सकता हूं कि डीई माध्यिका है। क्या ये कहा जा सकता है कि भाई ये डीई जो है ये पूरे त्रिभुज की माध्यिका है। वो माध्यिका की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होता है कि किसी एक सिर से एक रेखा खींची जाती है जो उसके सामने वाली भुजा को काटती है और वो भी समद्विभाजित करती है, यानी कि ये इसके बराबर होना चाहिए। वो तो है क्योंकि ये तो मध्य बिंदु था, यानी ये जो है वो इस भुजा का को मध्य बिंदु में काट रहा है, यानी ये इसकी माध्यिका हो गई, त्रिभुज की माध्यिका होगी, वो हमने लिख दिया। और माध्यिका हमेशा त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तब क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल में भाई, तब क्षेत्रफल ए ई डी, भाई क्षेत्रफल हमने लिखा ए ई डी जो है भाई क्षेत्रफल ए ई डी, और ये बराबर होगा किसके, क्षेत्रफल और ई डी बी के, ई डी बी के बराबर होगा। या फिर हम लिख सकते हैं ये आधा होगा। भाई ये क्या हो रहा है, ये बराबर है इसके, यानी ये एक की बात करें तो पूरे का आधा होगा, यानी मैं कह सकता हूं ये आधा होगा किसके भाई, क्षेत्रफल ए बी सी डी के, सॉरी क्षेत्रफल ए बी डी के, भाई ये पूरे ए बी डी का आधा होगा। डन, तो भाई ये चीज हमने लिख दी, ये हमने समीकरण 1 लिख लिया है। अब उसके बाद बात की जाए त्रिभुज ए ई डी में, तो भाई मैं देखता हूं भाई त्रिभुज ए ई डी में, इसमें की बात की जाए तो यहां पर क्या इस त्रिभुज का की माध्यिका ई एफ है। क्या माध्यिका ई एफ है भाई, रूल वही फॉलो होना चाहिए, ई एफ जो है अपने सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करना चाहिए, और हमें पता है कि एफ जो है वो इसका मध्य बिंदु है, यानी ये इसके बराबर होगा, वही होगा। तो यानी ई एफ जो है वो इसका मध्य बिंदु, इसको मध्य बिंदु में काट रहा है, यानी वो माध्यिका है। तो हम लिखेंगे इसमें ई एफ जो है माध्यिका है, भाई ये माध्यिका है,
डन। अब भाई ई एफ जब एडी की माध्यिका है, एडी की माध्यिका है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल कौन सा वाला भाई, ए ई एफ, क्षेत्रफल ए ई एफ जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल किसके भाई, ये बराबर होगा ई एफ डी के, ई एफ डी के होगा बराबर। या फिर हम लिख सकते हैं ये 1/2 होगा, किसके 1/2 होगा, ये 1/2 होगा ए ई डी के। भाई हम देख पा रहे हैं ये छोटा ए एफ डी ई जो है और एफ ई डी ये दोनों आपस में बराबर है, तो भाई एक पार्ट छोटा वाला जो है वो पूरे बड़े का क्या होगा भाई, आधा ही होगा। तो वही लिखा हमने ई एफ डी जो है, ई एफ डी कह लो या ई एफ डी कह लो या फिर ए ई एफ लिख लो, मैं ए ई एफ ही लिख लेता हूँ, इसका ही यूज होगा इसलिए इसको लिख लेते हैं। भाई दोनों ही बराबर है, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन इसका यूज होगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। भाई ए ई एफ जो है इसका क्षेत्रफल जो है वो पूरे का आधा होगा, ठीक है, तो भाई ये पूरे का आधा है। अच्छा ए एफ तो लिखा हुआ था, हमने क्यों करा चेंज, चलो कोई बात नहीं, हम वापस ले जाते हैं। भाई लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने लिख रखा है यहाँ पे कि भाई ए ई एफ जो है वो इसका आधा है। चलो ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो हम यहाँ पर पहले और दूसरे समीकरण से देखें तो क्या देख पा रहे हैं कि भाई ए ई एफ जो है वो ए ई डी का आधा है, मतलब इस ए ई डी का आधा है, और ये खुद इसका आधा है। यानी मैं इसमें लिख सकता हूं समीकरण 1 और 2 से, भाई लिखा समीकरण 1 तथा 2 से, भाई इससे लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कि भाई ए डी इसका आधा है और ए डी खुद था, भाई वो किसका आधा था, ए ई एफ का आधा है। यानी हम सीधे लिख सकते हैं ये पूरा क्या हो जाएगा भाई, ये इसका आधा है और ये पूरा पूरे का आधा है, यानी कि ये तो पूरे का 1/4 हो जाएगा। तो वही चीज हम लिखते हैं क्षेत्रफल कौन सा वाला भाई, क्षेत्रफल लिख सकते हैं ए ई एफ, ए ई एफ जो है वो बराबर किसके था, तो भाई क्षेत्रफल था ए ई डी के आधे के बराबर था, तो मैं यहां पर लिखता हूं 1/2, ठीक है, ये बराबर था ए ई डी के, और ए ई डी किसके बराबर है, तो ये 1/2, तो भाई लिखा हमने इस ए ई डी की जगह मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि ये ए ई डी हमने देखा इसके बराबर है, तो ये यहां पर लिख दिया है 1/2 ए बी डी, और ये भी क्षेत्रफल के साथ लिख देते हैं इसको, तो हमने इसको लिख दिया क्षेत्रफल ए बी डी, ठीक है भाई, ए बी डी आ चुका है। यानी हम यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई ये जो छोटा त्रिभुज है ए ई एफ जो है वो इस आधे चतुर्भुज का, मतलब कि त्रिभुज ए बी डी का 1/4 है, यानी इसको लिख दिया हमने 1/4 है, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या आता है भाई, भाई ये तो हमारे पास आ गया, उसके बाद हम यहां पर आते हैं कि ये त्रिभुज भाई इसी तरीके से जैसे ये त्रिभुज ए ई एफ जो है वो आधे का 1/4 है, वैसे इस साइड की बात करें तो ये त्रिभुज भी पूरे आधे का 1/4 होगा। और इसको क्या दोबारा सिद्ध करें, तो नहीं, इसमें सीधे लिखेंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, ठीक है भाई, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज, भाई क्षेत्रफल कौन सा वाला भाई, GHC, GHC जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है क्षेत्रफल किसके भाई, BDC के, भाई इसके क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन वो भी किसके साथ, 1/4 के साथ। भाई 1/4, इसको दोबारा से लिख देते हैं 1/4 क्षेत्रफल BDC, वही आ गया भाई BDC क्षेत्रफल जो है उसका 1/4 है GHC, डन, ये तो दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसको माना समीकरण कौन सा वाला भाई, 2 हो चुका है, तो ये 3 आ गया है और ये आ गया समीकरण 4, ठीक है भाई, इतनी बात यहाँ पर हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट को हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, भाई दोनों को जोड़ा तो जोड़ते ही हम क्या लिख पा रहे हैं यहाँ पर, तो भाई जोड़ते ही यहाँ पर लिख पा रहे हैं क्षेत्रफल ए ई एफ बटे प्लस में क्षेत्रफल GHC, ए ई एफ और GHC, क्षेत्रफल ए ई एफ और प्लस में क्षेत्रफल भाई GHC, भाई ये जो है वो बराबर है 1/4, भाई क्या है, बराबर है 1/4 क्षेत्रफल ABD, तो यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रफल ABD प्लस में 1/4 क्षेत्रफल, और अगला वाला क्या आ रहा है हमारे पास, एक मिनट, BDC,
ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब भाई इन दोनों को मैं कॉमन लेता हूं तो क्या आ रहा है, 1/4 कॉमन आ रहा है और ये दोनों चीजें जुड़ेगी, ए बी डी और बी डी सी। तो भाई जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, ए बी डी और बी डी सी मतलब ये पूरा चतुर्भुज आ रहा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भाई ये पूरा आ गया क्षेत्रफल भाई 1/4 है, क्षेत्रफल ए बी सी डी, भाई ये पूरा चतुर्भुज का 1/4 आ रहा है, जो कि है क्षेत्रफल ए ई एफ प्लस में क्षेत्रफल जी एच सी, भाई ये चीज है। डन, चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। इसको हमने मान लिया है समीकरण 5 मान लिया। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए ये हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें सिद्ध कर दी है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है कि ये जो छोटा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है, इनका योग जो है वो पूरे चतुर्भुज का कितना है भाई, 1/4 है भाई, ये चीज सिद्ध कर दिया। चलो ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं भाई इधर का चतुर्भुज का सम कितना होगा, तो ये भी उतना ही होगा। तो हम इसको भी लिखते हैं भाई क्षेत्रफल डी जी एफ। तो इसके लिए क्या दोबारा से सारा सिद्ध करें, तो नो, इसको भी लिखेंगे इसी प्रकार से सीधे। तो भाई डी एफ जी नाम है इसका, नाम क्या है, डी एफ जी। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहां पर क्षेत्रफल डी एफ जी। इसके बाद लिखा इसी प्रकार से क्षेत्रफल डी एफ जी जो है, और प्लस में भाई क्षेत्रफल क्या है, डी एफ जी प्लस में ई बी एच, ई बी एच जो है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो भी होगा 1/4 क्षेत्रफल ए बी सी डी के बराबर होगा। डन, तो ये आ गया आपका छठा समीकरण। ओके, अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैं यहां पर लिखता हूं समीकरण कौन सा आ गया भाई, 5 और 6 को जोड़ा गया, 5 प्लस में 6, भाई इन दोनों को जोड़ा गया। तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो ये चारों त्रिभुज जुड़ेंगे और इधर 1/4 और 1/4 जुड़ जाएगा और दोनों तो सेम है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको लिखता हूं तो ये आ रहा है हमारे पास क्षेत्रफल ए ई एफ प्लस में क्षेत्रफल जी एच सी प्लस में क्षेत्रफल कौन सा है भाई, डी एफ जी प्लस में क्षेत्रफल ई बी एच। इन चारों को अगर जोड़ा जाए तो इधर से राइट पे जोड़ेंगे तो 1/4, और ये ए बी सी डी और ए बी सी डी दोनों में सेम है। तो भाई इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा भाई 1/4। देखो इसमें से दोनों में अगर जोड़ते हैं तो सेम चीज तो कॉमन आ गई। तो भाई लिख दिया भाई क्षेत्रफल ए बी सी डी, ये चीज आ जाएगा सेम। लेकिन हमें पता है कि 1/4 में जब 1/4 जोड़ते हैं तो इसको जोड़ोगे तो 1/2 आएगा, भाई ये आएगा। ये 1/4 जोड़ते हैं तो 1/2 ही आएगा, जोड़ के देख लेना भाई ये चीज आएगा। तो यही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, भाई ये चीज आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण कौन सी आ गई, तो ये समीकरण आ गया है 7वां। ठीक है भाई, 7वीं समीकरण आ गई है। ओके, अब उसके बाद क्या है, अब मैं इसी के अंदर आपको बताऊं कि ये चारों को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, ये चारों को जोड़ा, देखो यहां पर क्या है, यहां पर इन चारों कोने पर जो त्रिभुज है उनको जोड़े और बीच वाले एक समांतर चतुर्भुज को जोड़ा जाए तो क्या ये पूरे के बराबर नहीं आ जाएगा, तो भाई बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि अगर कहा जाए, मैं लिखूं क्षेत्रफल भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में एक समांतर चतुर्भुज जो है, मतलब क्षेत्रफल कौन सा है भाई, ये चारों का त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, फिर क्षेत्रफल क्या है, एक समांतर चतुर्भुज जो क्या है ई एफ जी एच जो है, इसका समांतर चतुर्भुज का, तो लिखा भाई ई एफ जी एच जो है ये बराबर होगा किसके, तो भाई क्षेत्रफल ए बी सी डी के बराबर होगा, भाई यही होगा। भाई यहां पर देख सकते हैं भाई ए बी सी डी का पूरे का क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल और बीच वाले समांतर को जोड़ेंगे तो पूरा आ जाएगा, भाई वही लिखा है हमने। और हमें पता है इन चारों का क्षेत्रफल कितना है, तो हाफ ए बी सी डी है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं हाफ ए बी सी डी, ए बी सी डी प्लस में क्षेत्रफल ये है ई एफ जी एच, बराबर में कितना आ रहा है क्षेत्रफल भाई ए बी सी डी है, ये चीज आ गया है। डन, अब इस हाफ को उठाकर दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, तो इस हाफ को जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो घट जाएगा, और घट के क्या आएगा, तो घटने के बाद मैं बात करूं तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल ई एफ जी एच जो है,
बराबर होगा क्षेत्रफल ABCD माइनस में हाफ क्षेत्रफल भाई ABCD। भाई ये आ रहा है, ठीक है। और एक में से जब आधा आ जाएगा, देखो मैं दोबारा से आपको बताता हूं यहां पर, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि आधा ABCD है जो उस साइड जाके घट जाएगा, और वही हमने किया है, तो यहां पर हमने घटा दिया। तो भाई एक में से जब आधा गया तो क्या बचेगा, तो आधा ही बचेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, ये आ गया 1/2 क्षेत्रफल ABCD, ठीक है। और यहां पर क्या है, क्षेत्रफल भाई EFGH, भैया आ गया। तो हमने देखा क्षेत्रफल EFGH जो है वो 1/2 क्षेत्रफल ABCD के बराबर आ चुका है, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, और हम ये सिद्ध कर चुके हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि क्षेत्रफल EFGH जो है 1/2 ABCD के बराबर होना चाहिए, और वो हमने सिद्ध कर दिया है। तो अब ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, क्योंकि ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन है कि जब ये आते हैं तो बच्चों को फंसा ही देते हैं, यानी स्टूडेंट्स जो भी हैं बिल्कुल फंस जाते हैं और नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखी है, इस क्वेश्चन को देख लिया, तो आप समझ चुके हो कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, चलो भाई ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले तो ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा, उसके बाद मैं यहां पर शुरू से आ जाता हूं। ये आ गया, इसके साथ इसी प्रकार आ गया, 1 मिनट यहां पर थर्ड, हाँ ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसके बाद हम बात करें तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। और उसके बाद हम आते हैं तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन करते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो ठीक है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 11 है, और ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है भाई संलग्न आकृति, जो आकृति आपके सामने ये है, और इसमें क्या रखा है, चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज है। इसमें AC और BD जो विकर्ण है, यानी कि कहा जाए ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। डन, चलो ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा है कि OB जो है वो OD के बराबर है, यानी कि ये OB जो है वो इस OD के बराबर है। भाई इतनी बात तो इसने कह रखी है। और साथ में यदि AB और CD भी बराबर हैं, यानी कि कहा जाए ये AB और ये CD आपस में बराबर है, तब हमें ये तीनों चीजें सिद्ध करनी है। तो भाई करेंगे, बड़े आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, तो भाई दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी है, तो हमने यहां पर लिखा दिया है, ये लिखा हमने दिया है। अब दिया है की कंडीशन में आते हैं तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, तो भाई देख पा रहे हैं भाई हमें दे रखा है चतुर्भुज ABCD में, भाई ये चतुर्भुज हमें दे रखा है। इस चतुर्भुज में हमें दे रखा है भाई AC और BD विकर्ण है जो ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और उसके कारण OB जो है वो बराबर है OD के। भाई ये चीज दे रखी है हमें, और साथ में हमें दे रखा है AB और CD बराबर है, AB बराबर है CD के। चलो भाई इतनी बात हमें दे रखी है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई क्या, तो भाई अब हमें सिद्ध करना है, तो लिखते हैं भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं यहां पर, तो यहां पर हम ले सकते हैं भाई फर्स्ट पार्ट में, भाई पहला पार्ट हमने किया जो कि लिखा है भाई क्षेत्रफल क्या है, DOC। भाई क्षेत्रफल DOC जो है वो बराबर होगा किसके, तो भाई ये बराबर होगा क्षेत्रफल AOB के, ठीक है भाई। क्षेत्रफल DOC जो है वो क्षेत्रफल AOB के बराबर होगा। डन, चलो भाई ठीक है, ये बराबर करना है। उसके बाद सेकंड हमें करना है क्या, तो भाई ये क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल DCB, क्षेत्रफल DCB जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल ACB के, ठीक है भाई। क्षेत्रफल DCB जो है वो ACB के बराबर होगा, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमें देखना है भाई क्या, तो थर्ड पॉइंट में हमें सिद्ध करना है कि भाई DC जो है वो AB के समांतर है, भाई DC समांतर है AB के, ये हमें सिद्ध करना है। और साथ में या फिर ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यानी मैं लिख दूं या ABCD समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम है। भाई ये चीज हमें सिद्ध करना है। डन, तो भाई क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है और ये सिद्ध करना है। ओके, अब ये कैसे सिद्ध होगा, तो सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी। तो रचना में क्या करेंगे, तो भाई मैं यहां पर लिखता हूं रचना,
ठीक है भाई, रचना में हमें करना पड़ेगा यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर एक लंब डालना पड़ेगा। कैसे, तो यहाँ से एक लंब मैं इस पे डाल देता हूँ और एक लंब यहाँ पर भी डालना पड़ेगा, ये हो जाएगा, जिसको हम लिख देते हैं भाई सी डी हो गया, तो ये ई आ गया और ये एफ आ गया। ठीक है भाई, भाई हमने डी ई और बी एफ जो है ये लंब डाले हैं, तो इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं रचना में कि भाई ये चीज हमने की है। क्या भाई, डी ई जो है वो लंब डाल दिया है किस पे, सीओ पे। ठीक है, उसके बाद बी एफ जो है वो लंब डाल दिया है ओ ए पे। भाई इतनी बात होगी, ये यहां पर लंब है और बी एफ जो है वो ए ओ पर लंब है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, तो उसके बाद आते हैं सिद्ध पे। भाई कैसे सिद्ध होगा, तो भाई सिद्ध की बात करें तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है डीओसी और एओबी, ये कौन से त्रिभुज हैं, तो भाई डीओसी मतलब ये वाला डीओसी, और भाई एओबी मतलब ये वाला। भाई ये दो त्रिभुज जो हैं इनको हमें, इनके क्षेत्रफल को हमें बराबर करना है। अब क्षेत्रफल को बराबर कैसे किया जाए, भाई क्षेत्रफल को बराबर करने के लिए अगर ये समांतर चतुर्भुज होता, ये दोनों समांतर होते, एक ही आधार से दोनों त्रिभुज बनते, तो हम इसको बराबर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर समांतर चतुर्भुज दिया ही नहीं है, तो भाई क्या करा जाए, तो यहां पर हमने उसी लिए यहां पर एक लंब खींचा है और अब हम करेंगे सर्वांक्षम, और सर्वांक्षम करने के आधार पर हम यहां पर क्षेत्रफल बराबर करेंगे। और वो कैसे होगा, तो यहां देखिए, तो भाई यहां पर जैसे ही हमने इसको लंब खींचा, लंब खींचने के बाद जो हम फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं पहले पार्ट को पहले। ठीक है, तो इसके अंदर भाई जैसे ही हमने इसको लंब खींचा है तो हम लेते हैं कौन सा, तो भाई त्रिभुज डीओई। भाई त्रिभुज ले रहे हैं डीओई ले रहे हैं और त्रिभुज बीओएफ। भाई ये दो त्रिभुज लिया, ये वाला और ये वाला। भाई डीओई लिया है और बीओएफ लिया है, ये दो त्रिभुज लिया है। इन दोनों में देखते हैं भाई क्या क्या चीजें बराबर है, क्या ये दोनों सर्वांक्षम है, ये चीज को देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं भाई, तो दोनों में 90 डिग्री है, यानी मैंने लिखा कोण डीईओ, डीईओ जो है बराबर में कोण बीओएफ है। भाई ये चीज हो गया, भाई डीईओ जो है वो बीओएफ के बराबर है। भाई ये वाला कोण 90 का है, सॉरी बीओएफ नहीं है, बीएफओ है। भाई ये तो करना पड़ेगा, बीएफओ है। भाई बीएफओ यानी दोनों 90 के आ रहे हैं, तो यानी मैं इसमें रीजन में लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो यहां पर लिख सकते हैं ये प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है भाई, यहां हमने देख लिया कि ये 90 का है, ये 90 का, और दोनों के नाम लिख दिया, नाम ऐसे लिखा जाता है। भाई इस कोण का नाम क्या है, डीईओ है। ठीक है, इस कोण का नाम क्या है, तो बीएफओ है। भाई वही लिखा है। ओके चलो भाई, उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, और दूसरा कौन सा कोण या भुजा बराबर है, तो दूसरे कोण की बात करें तो भाई ये कोण इस कोण के बराबर है, और इसको कैसे लिखेंगे, तो कोण डीओई। भाई डीओई जो है ये बराबर होगा कोण बीओएफ के। भाई ये चीज हो गया। अब ये बराबर क्यों है, कोई बताएगा भाई, भाई कमेंट कर सकते हो कि भाई क्यों बराबर है, कमेंट कर सकते हो। तो भाई कौन कर रहा है कमेंट, तो भाई फटाफट कमेंट करो, वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ देखिए। तो भाई यहाँ पर हमें पता है कोई भी जब दो रेखा काटती है एक दूसरे को तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उसे कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण, यही कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारा शीर्षाभिमुख कोण। ओके चलो भाई, बहुत बढ़िया, शीर्षाभिमुख कोण आ चुका है। अब भाई ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये दूसरा कोण बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो चुके हैं। क्या, दो कोण से दो त्रिभुज सर्वांक्षम होगा। तो भाई दो कोण अगर दो त्रिभुज के बराबर हो जाए तो वो समरूप हो सकता है, सर्वांक्षम तो नहीं होगा। सर्वांक्षम मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल सेम हो गया। उसके लिए कम से कम एक भुजा और चाहिए। तो भुजा आप क्या देख पा रहे हो उसमें, तो भाई बिल्कुल ये डीओ और बीओ तो बराबर क्वेश्चन में ही दे रखा था। भाई डीओ और बीओ कहाँ गया भाई, डीओ और बीओ ये बराबर दे रखा है। तो भाई इसको लिख सकते हैं भाई कि ये डीओ और ये बीओ बराबर में है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको कि भाई डीओ बराबर में है बीओ। भाई ये दोनों चीजें बराबर हैं। अब ये दोनों चीजें जो बराबर है, ये और ये बराबर आ चुका है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई क्या, तो भाई ये तो क्वेश्चन में दिया था, तो हम यहां लिख सकते हैं भाई दिया है, ये आ गया दिया है। डन, चलो भाई ठीक है, डीओ बराबर बीओ ये दिया हो गया। अब इसके बाद क्या करा जाए भाई, ये दिया है तो अब इसके बाद क्या, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं दोनों त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा बराबर हो चुका है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि भाई त्रिभुज डीओई जो है ये सर्वांक्षम हो गया है। भाई सर्वांक्षम हो गया है त्रिभुज बीओएफ के।
भाई इसके सर्वांशम हो चुका है, और सर्वांशम क्या रीजन क्या होगा, तो रीजन की बात करें तो देख पा रहे हैं भाई कोण कोण भुजा है, यानी मैं यहां पे लिखूंगा कोण कोण और भुजा, यानी एंगल एंगल साइड, इस तरह से दोनों सर्वांशम हो गए। और जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, और वो क्यों, क्योंकि दोनों सर्वांशम का मतलब है एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल सेम हो गए हैं, तो भाई बराबर तो क्षेत्रफल हो गए। तो यहां पर हम देख सकते हैं दोनों त्रिभुज बराबर हो चुके हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं हाँ जी, तो यहां पर लिखते हैं क्षेत्रफल DOE जो है, भाई यहां पर लिखा भाई क्षेत्रफल DOE जो है ये बराबर होगा किसके क्षेत्रफल के, तो ये भाई बराबर होगा हमारे BOF के, भाई ये बराबर है त्रिभुज BOF के क्षेत्रफल के। चलो ठीक है, यहां पर हमने देखा इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर हो गया क्योंकि ये सर्वांशम थे, ठीक है। और सर्वांशमता की वजह से कोई भी चीज बराबर होती है, चाहे भुजा बराबर हो, चाहे कोण बराबर हो, चाहे क्षेत्रफल बराबर हो। आप सीधे अगर सर्वांशमता की वजह से हो रहा है तो सीधे आप लिखोगे क्या कि भाई CP/CT से बराबर हो रहा है, तो यहां पर लिखोगे कैसे आ रहा है भाई, ये आ गया हमारे पास CP/CT से बराबर है, डन। तो ये चीज हो चुका है। चलो भाई पहली बात हो गई कि पहला हमने सिद्ध किया कि अंदर वाला त्रिभुज जो है, अंदर वाला त्रिभुज जो है अंदर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। लेकिन क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो नहीं, हमें तो DOC चाहिए, मतलब हमें पूरा बड़ा त्रिभुज चाहिए, यानी आधा तो हमने बराबर कर दिया, इस बाकी के बारे में सोचते हैं, अब इसको भी बराबर करते हैं, तो इस त्रिभुज को भी लेके चलते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं भाई त्रिभुज DEC में, भाई कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज की बात की जाए तो त्रिभुज DEC तथा भाई तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो पहला है DEC और दूसरा है BFA है, भाई दूसरा क्या है, BFA है। BFA में भाई इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर है, भाई पहला इधर है और दूसरा इधर है, इन दोनों में देखते हैं क्या क्या बराबर है। तो यहां की बात करें तो भाई यहां पर हमने देखा है कि ये तो 90 डिग्री का कोण दोनों में ही है, ठीक है, यानी मैं 90 डिग्री का कोण यहां पर लिखता हूं कि DEC, भाई कोण DEC जो है, यानी कोण DEC ये बराबर है कोण उधर वाला 90 क्या नाम है भाई, BFA है, भाई इसके बराबर है, तो ये भी लिखा हमने, भाई कोण BFA के बराबर आ गया है। चलो ठीक है, BFA के बराबर आ चुका है। अब उसके बाद भाई एक कोण तो बराबर हो गया, उसका रीजन क्या आएगा, तो भाई प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के थे, रचना के अनुसार दोनों 90 डिग्री के थे, तो यहां लिख दिया हमने प्रत्येक 90 डिग्री। चलो भाई पहली बात तो हो गई। उसके बाद सेकंड की बात करें, सेकंड क्या है, तो भाई एक 90 डिग्री का हो गया। उसके बाद कहा जाए तो DC जो है वो AB के बराबर क्वेश्चन में दे ही रखा था, तो भाई हम लिख सकते हैं DC जो है वो बराबर है AB के, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। भाई ये दिया हुआ था, भाई कौन सा, ये DC और AB आपस में बराबर है, जो हम यहां लिख सकते हैं भाई DC और AB जो है आपस में बराबर दिया हुआ था। ओके, तो भाई दूसरी चीज भी होगी, यानी हमने देखा एक कोण और एक भुजा बराबर हो गया, और कुछ बराबर है क्या भाई, और कुछ बराबर है, तो और की बात करें भाई और कुछ बराबर तो नहीं दे रखा हमें, तो भाई कैसे क्या होगा। लेकिन एक चीज हमें पता है क्या, कि भाई अगर हमने इस छोटे त्रिभुज को इस छोटे त्रिभुज के सर्वांशम किया था तो उस कंडीशन में क्या ये इसके बराबर नहीं होगा, तो भाई बिल्कुल होगा, भाई होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई DE जो है वो BF के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं भाई DE जो है भाई DE जो है वो बराबर है BF के। और ये कैसे होगा, तो ये हमने अभी सिद्ध किया था पीछे सर्वांशम, तो उसी की वजह से हो रहा है, यानी कि ये CP/CT की वजह से हो रहा है। भाई सर्वांशमता की वजह से कुछ भी चीजें बराबर होती है, चाहे भुजाएं बराबर हो चाहे फिर कोण बराबर हो, तो आपका CP/CT ही लगता है, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी दो सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भुजाएं तथा कोण आपस में बराबर होते हैं। डन, चलो भाई ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया, यहां पर एक कोण भुजा भुजा। अब बताइए क्या कोण भुजा भुजा से कोई भी त्रिभुज सर्वांशम होता है, तो बोलोगे सर आपने बताया था कोण भुजा भुजा से तो मना ही किया था, तो बिल्कुल भाई मैंने मना किया था, कोण भुजा भुजा से नहीं होता। लेकिन क्या कुछ हो सकता है इसमें, तो भाई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहां पर ये है 90 डिग्री। 90 का मतलब क्या होगा, तो RHS वाली कंडीशन होगी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी समकोण और कर्ण और एक भुजा ये बराबर होना चाहिए। और वही चीज यहां पर हम देख पा रहे हैं। पहले हमने देखा कि समकोण बराबर है और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज H कहा जाता है, तो ये भी बराबर है और एक भुजा भी बराबर है, इसका मतलब दोनों सर्वांशम हो गए हैं। तो यानी कि मैं अब लिख सकता हूं क्या भाई, अब लिख सकते हैं यहां पे कि त्रिभुज तब
त्रिभुज DEC जो है ये सर्वांशम हो गया है त्रिभुज BFA के। भाई त्रिभुज DEC जो है वो सर्वांशम हो चुका है त्रिभुज BFA के, और इसका रीजन क्या होगा? भाई इसके रीजन की बात की जाए तो यहां पर हमने देखा राइट एंगल मतलब R आ गया, हाइपोटेन्यूज मतलब H आ गया, यानी जिसे कर्ण कहते हैं, और एक भुजा है जो कि S आ गया। इसकी वजह से सर्वांशम हो गया, और सर्वांशम होने का मतलब क्या है कि भाई दोनों त्रिभुज एग्जैक्ट सेम हो गए, बिल्कुल सेम हो गए, यानी कि अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी होंगे बराबर। ओके, तो यहां पर मैं इसमें करता हूं क्षेत्रफल इनका बराबर, तो यहां लिखा भाई क्षेत्रफल DEC जो है ये बराबर है क्षेत्रफल BFA के बराबर हो जाएगा। भाई क्षेत्रफल DEC जो है BFA के बराबर हो चुका है, और ये भी रीजन आप लिखोगे CPCT से ही हो रहा है, क्योंकि सर्वांशमता की वजह से हो रहा है तो वही लिखेंगे। ठीक है भाई, ये बराबर हो गया। अब यहां पर देखेंगे कि दो समीकरण हमारे पास आ गया है, पहला ये और दूसरा ये। इन दोनों समीकरणों को जोड़ा जाए तो क्या होगा? तो भाई मैंने क्या किया कि भाई समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ा गया। भाई दोनों समीकरण को जोड़ दिया गया। अब दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो क्या होगा? तो भाई DOE और DEC, भाई कौन सा? DOE मतलब ये त्रिभुज इससे जुड़ेगा, ये त्रिभुज इससे जुड़ेगा, भाई ऐसे करेंगे। तो भाई मैं इसमें इन दोनों त्रिभुज समीकरण को जोड़ूंगा तो लेफ्ट से जुड़ रहा है, तो हम लिख देते हैं यहां पे क्षेत्रफल DOE प्लस में क्षेत्रफल DEC, ये आ गया, और बराबर में आएगा हमारे पास क्षेत्रफल BOF प्लस में क्षेत्रफल BFA। भाई ये चीज हो गया। भाई यहां पर हम देखते हैं लेफ्ट के बराबर से जुड़ा जाएगा, और राइट से जुड़ेगा, और जुड़ते ही हम यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई इसको जैसे DOE में DEC जोड़ेंगे। भाई देख लो यहां पे DOE में अगर मैं DEC जोड़ता हूं, इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या बन रहा है? तो पूरा बड़ा त्रिभुज बन रहा है। और बड़े का नाम क्या है? तो भाई DOC नाम है, तो बड़े को मैं लिख सकता हूं सीधे कि क्षेत्रफल भाई DOC जो है ये बराबर होगा, इधर की बात करें तो BOF, यहां पे बात करें BOF और BFA, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा त्रिभुज आ रहा है ये, जिसका पूरा नाम क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई AOB त्रिभुज हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ये बराबर है क्षेत्रफल AOB के। भाई इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ते हैं, जैसे लिखा है BOF और BFA। भाई दोबारा से बताता हूं, BOF ये त्रिभुज है और BFA ये त्रिभुज है, इन दोनों को जोड़ोगे तो पूरा बड़ा आएगा, जिसे AOB कह सकते हैं, और वही लिखा है हमने यहां पर। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर सिद्ध हो चुका है। क्या हमें यही सिद्ध करना था? तो भाई DOC और AOB का क्षेत्रफल बराबर है, यही सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हो चुका है। यानी फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया भाई क्या सिद्ध करना था, वो सिद्ध हो चुका है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो आप इसमें देख सकते हो पहला पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, और दूसरे पार्ट को देखते हुए दूसरे पार्ट में कैसे सॉल्व होगा और क्या होगा। तो भाई दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो दूसरे पार्ट में हम यहां पर देख पा रहे हैं भाई हमें सिद्ध करना है DCB कौन सा है? तो भाई DCB की बात करें, ये पूरा बड़ा त्रिभुज जो है, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये त्रिभुज जो बड़ा सा है, ठीक है ये। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ACB की बात करते हैं। तो ACB कौन सा त्रिभुज है? तो भाई ACB की बात करें तो ये वाला है। भाई ये चीज हो गई हमारे पास, ठीक है भाई, ये त्रिभुज हो गया। यानी कि एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, इन दोनों के क्षेत्रफल को बराबर करना है। अब ये बराबर होगा कैसे? तो ये एक चीज देखिए भाई, इधर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज तो हमें बराबर दिया हुआ था। अगर मैं इस त्रिभुज में इसको जोड़ दूं और इस त्रिभुज में इसी को जोड़ूं भाई, यानी कि दोनों त्रिभुजों में सेम BOC जोड़ा जाए, तब तो दोनों बराबर होंगे। और जैसे ही जोड़ोगे वैसे ही ये पूरी चीजें आपके सामने आ जाएगी। देखते हैं भाई कैसे आएगी। तो यहां पर हमने देखा कि भाई ये लिया हुआ था समीकरण 1, समीकरण 1 नहीं 2 तो चल चुका था, समीकरण 3 था। तो यहां पर इसी के अनुसार आगे भी उतारेंगे इसी को कि DOC और AOB। भाई यहां पर लिखा है समीकरण 3 से DOC का क्षेत्रफल बराबर है क्षेत्रफल AOB का। भाई क्षेत्रफल DOC और AOB, DOC कौन सा है भाई? DOC और AOB, इन दोनों के क्षेत्रफल को बराबर लिखा जो कि हमें दिया हुआ था। उसके बाद इसमें हम जोड़ेंगे क्षेत्रफल BOC को। तो हम यहां लिखेंगे भाई क्षेत्रफल BOC को दोनों ओर जोड़ने पर
ठीक है भाई। भाई BOC को दोनों ओर, BOC का क्षेत्रफल है, दोनों ओर जोड़ा गया है, तो जोड़ के यहां पर लिख देते हैं भाई। जोड़ते ही क्या दिख रहा है हमें, तो क्षेत्रफल DOC प्लस में क्षेत्रफल BOC बराबर में क्षेत्रफल AOB प्लस में क्षेत्रफल DOC। भाई ये बराबर हो गया, यानी इसमें हमने BOC जोड़ा है। अच्छा, इसमें भी BOC ही जोड़ना था, ये क्या लिख दिया है BOC। यानी हम क्या देख पा रहे हैं भाई, दोनों के अंदर BOC को जोड़ दिया गया है। BOC कौन सा वाला है हमारे पास, तो BOC की बात करें तो ये BOC, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है, ये इधर भी जोड़ा, इधर भी जोड़ा। अब देखिए जोड़ने वाली बात, इसमें अगर मैं इसको जोड़ूं तो क्या नाम आएगा, तो ये पूरा आ जाएगा। और पूरे का नाम क्या है हमारे पास, तो भाई पूरे का नाम लिख सकते हैं भाई DCB। ये यार है भाई, ये पूरे की बात करें तो भाई DCB आएगा। तो मैं क्या इसको, इन दोनों को जोड़कर लिख सकता हूं क्षेत्रफल DCB। क्या लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पर अगर इसमें इसको जोड़ा जाए तो ये पूरा आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं ACB लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसको भी मैंने लिख दिया, ये आ गया क्षेत्रफल ACB लिख दिया। देख पा रहे हो ना, यहाँ पे AOB और BOC को जोड़ा गया है। यानी हम यहाँ पर दोबारा देखते हैं भाई, AOB इस त्रिभुज को और BOC इस त्रिभुज को, दोनों को जोड़ोगे तो भाई ACB, ये पूरा बड़ा त्रिभुज आएगा। और वही नाम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो क्या हमें यही सिद्ध करना था, DCB और ACB बराबर है। तो भाई यहाँ पर DCB और ACB का क्षेत्रफल बराबर है, यही सिद्ध करना था। और ये भी हमारा यहाँ पर समाप्त हो चुका है। डन, चलो भाई ठीक है, ये भी हो गया। यानी कि हमारा यहां पर ये सेकंड पार्ट भी खत्म। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो भाई थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है कि भाई DC और AB समांतर करना है, यानी कि कहा जाए ये रेखा इसके समांतर होनी चाहिए, और या फिर हम ABCD पूरा चतुर्भुज है, इससे एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें। भाई ये चीजें, तो भाई थर्ड पार्ट में जब हमें इसको इसके समांतर करना है, वो कैसे होगा, तो भाई यहां पर हमने किया था कि ये त्रिभुज जो था DEC है और हमारा BFA था, ये दोनों आपस में सर्वांगसम थे भाई थे। अब जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो क्या इनके ये कोण बराबर होंगे, भाई इनके जो संगत कोण है क्या बराबर होंगे, तो भाई बिल्कुल होंगे। तो भाई जैसा कि हमने यहां पर लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है हमने, तो भाई यहां पर लिख सकते हैं, हमें लिखा हुआ है भाई ये चीज, ठीक है, ये सर्वांगसम लिखा हुआ है, DEC और BFA सर्वांगसम था। तो उसकी मदद से कहा जाए, तो उसकी मदद से मैं डायरेक्टली ही यहां पर लिख देता हूं क्या भाई, तो भाई यहां पर हम लिख सकते हैं भाई जब DEC त्रिभुज, या फिर इतना क्यों लिखे, डायरेक्टली ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने सर्वांगसम सिद्ध कर रखा है। तो भाई कोण कौन सा है, तो भाई DCE जो है, भाई यहां पर लिखेंगे कोण DCE जो है ये बराबर है कोण किसके, तो उधर वाला का नाम क्या है, तो BAF है भाई, ये BAF के बराबर है, BAF के बराबर है। और ये रीजन क्या आएगा इसका, तो भाई इसका रीजन है, ये आएगा भाई तुम्हारा CPCT से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। भाई यानी दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण जो है वो बराबर होंगे। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब यहां पर देखिए कि कोई भी, मैं इसको इरेज करके यहां पर बताऊं कि जब कोई भी दो रेखाएं इस तरह से हों, ठीक है, और बीच में एक रेखा काटती है और ये रेखा इसके बराबर जाती है, ये कोण इस कोण के बराबर जाता है, तब कंफर्म वाली बात है कि ये रेखा इसके समांतर होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंतः एकांतर कोण बराबर हैं। जब अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं तब रेखाएं समांतर होती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं तब DC और AB है समांतर है, तो यहां पर लिखेंगे तब DC समांतर है AB के। ठीक है, और DC समांतर है AB के, तो मैं इसका रीजन क्या लिख सकता हूं, क्योंकि इसके अंतः एकांतर कोण बराबर है। भाई इसके अंतः एकांतर कोण बराबर है, इसलिए ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। ओके, अब इसी के साथ कहा जाए, भाई क्वेश्चन में ही दे रखा है DC और AB बराबर है। भाई ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, कहां दे रखा है, तो भाई DC और AB बराबर है, ये क्वेश्चन में दे रखा था। तो हम यहां पर देख सकते हैं भाई चतुर्भुज में क्या निकाल दिया हमने कि भाई ये रेखा इसके बराबर है और समांतर भी है। दोनों बातें हम कह चुके हैं। तो जब किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की रेखाएं समांतर और साथ में बराबर भी होती है तो वो एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यानी हमें समांतर करने के लिए कहा था, तो समांतर हम यहां सिद्ध कर चुके हैं। अब ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज भी बताओ, तो इसके लिए मैंने इस रेखा को भी ले लिया कि भाई ये साइड भी क्या थी, आपकी बराबर थी, जिसको हम यहां लिख सकते हैं दिया है। भाई ये दे रखा था,
और यहां पर उसके बाद फाइनल लिखेंगे क्या कि भाई तब चतुर्भुज ए बी सी डी, भाई यही नाम है इसका, भाई चतुर्भुज ए बी सी डी ये क्या हो रहा है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। डन। तो भाई ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां पर, और साथ में इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कहा जाए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है। ये भी आपका एकदम मैक्सिमम मार्क्स का आने वाला है। मैक्सिमम मतलब अगर किसी के एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये 6 नंबर में आएगा, अगर किसी के मैक्सिमम 5 मार्क्स पूछे जाते हैं तो ये 5 में भी आ सकता है, और कई कई स्कूल्स में 4 मार्क्स के ही मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं तो ये 4 का ही आएगा। ओके, इसलिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी तो है बट डिफिकल्टीज वाली बात नहीं है, और ये क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। और अब आपने अगर ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखी है, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट देख लिया, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और अब आपको करना है जस्ट इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएगी और आप समझ पाओगे कैसे इन क्वेश्चनों के साथ खेला जाता है। ओके, तो चलो भाई ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, और फिर देखते हैं उसको हम कैसे बड़े आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है एबीसी त्रिभुज में ई जो है माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। यानी इसने क्वेश्चन में कह दिया कि भाई एक त्रिभुज हमारे पास है, ठीक है भाई, और इसमें हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। भाई इतनी बात हो गई। इसमें दे रखा है ई जो है वो एडी की माध्यिका, सॉरी एडी जो है वो माध्यिका है। भाई पहले हमने देखा भाई एडी जो है, एडी जो है वो माध्यिका है, और इसने कहा ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, यानी एडी एक माध्यिका थी उसका मध्य बिंदु है, यानी कि यहां पर देखा जाए ये मध्य बिंदु है, यानी कह सकते हैं ये इसके बराबर है क्योंकि एडी माध्यिका थी, और ये हमें दे रखा है इसलिए ये इसके बराबर है। चलो भाई इतनी बात हो गई है। अब इसने कहा है दर्शाइए बीईडी जो है, बीईडी कौन सा है, तो ये वाला है भाई, ये बीईडी ये जो त्रिभुज है ये आपका 1/4 है किसके, त्रिभुज के एबीसी के त्रिभुज का क्षेत्रफल के, ठीक है, इसके 1/4 है, ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से सॉल्व होगा। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है पहले ये लिखेंगे, ठीक है। तो दिया है कि कंडीशन में यहां पर आते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं ई जो है इसका मध्य बिंदु यानी बादी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इसमें कहेंगे भाई एडी क्या है, माध्यिका है, ठीक है भाई, ये माध्यिका दे रखा है। ओके, और साथ में क्या दे रखा है, ई जो है वो एडी का मध्य बिंदु है, यानी हमें दे रखा है ए ई बराबर दे रखा है ईडी के, भाई ये भी दे रखा है। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम आते हैं इसमें क्या, तो भाई सिद्ध करना है, ठीक है भाई, सिद्ध करना है में यहां पर आते हैं। तो सिद्ध करना है की बात करते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं त्रिभुज कौन सा वाला भाई, क्षेत्रफल त्रिभुज बीईडी, यानी कि ये जो छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा है बीईडी, ये छोटा त्रिभुज दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल पूरे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के, यानी कि बड़ा त्रिभुज क्या है, क्षेत्रफल ए बी सी जो है, बड़ा त्रिभुज जो क्षेत्रफल ए बी सी है उसका 1/4 होता है, यानी क्षेत्रफल बीईडी यानी ये छोटा वाला जो है इसका क्षेत्रफल पूरे का 1/4 है, ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई करते हैं, कैसे सिद्ध होगा, तो यहां पर आते हैं सीधे सिद्ध में, ठीक है। सिद्ध में आते हैं, तो सिद्ध में हम क्या देख पा रहे हैं यहां पे, तो भाई यहां पे हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में क्या भाई एडी माध्यिका है, ये हमारी माध्यिका है, ठीक है भाई, ये माध्यिका है। और माध्यिका होने का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर कोई माध्यिका खींची जाए तो वो उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। डन। तो भाई यहां पर भी वही चीज लिखेंगे, अगर ये माध्यिका है इसका मतलब क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो भाई एडीबी जो है, एडीबी जो है वो एडीसी के बराबर होगा, यानी लेफ्ट वाला और राइट वाला आपस में बराबर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं क्षेत्रफल ए डी बी जो है वो बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल ए डी सी के,
ठीक है भाई, यानी कि क्या हो रहा है, यानी ये हो रहा है कि ये जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल बराबर है, यानी ये जो है वो पूरे का आधा हो रहा है। तो यानी मैं लिख सकता हूं ये जो है वो 1/2 है, आधा है किसका, क्षेत्रफल ABC का। भाई पूरे का आधा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, पूरे क्षेत्रफल को, पूरे त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो एक हिस्सा जो होगा वो पूरे का आधा होगा। भाई आधा आधा मिलके तो पूरा एक हुआ है, तो भाई ये दोनों आधे आधे बराबर थे, जो कि 1/2 है ABC का। डन, चलो ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किसमें, तो त्रिभुज ABD में आते हैं। भाई त्रिभुज ABD में, भाई इसमें हमने देखा, तो इसमें देखा तो AE बराबर है ED के, ये है भाई AE जो है, ये AE जो है वो ED के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, BE जो है इस त्रिभुज के लिए, ADB त्रिभुज के लिए माध्यिका होगी। तो बिल्कुल, क्योंकि माध्यिका की कंडीशन ये होती है कि वो किसी एक शीर्ष से आता है और वो सामने वाली भुजा को काटता है, काटता भी कैसे, तो सम द्विभाजित करता है, यानी समान दो हिस्सों में बांटता है, और ये बांट रहा है यानी कि ये माध्यिका होगी। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई ये बराबर है, तब AE, सॉरी AE नहीं है, BE है, AE बराबर है, हाँ ठीक है, BE त्रिभुज ABD की माध्यिका है। ठीक है भाई, तब ये जो BE है वो ABD की माध्यिका है। डन, तो ये हमने यहां पर लिख दिया, माध्यिका हो गई है। अब ये माध्यिका होने का मतलब क्या, फिर से वही रूल कि इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, यानी मैं लिख सकता हूं क्या, कि क्षेत्रफल BED जो है, भाई क्षेत्रफल BED जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल किसके, तो भाई ये क्षेत्रफल बराबर होगा भाई BEA के। ठीक है, ये बराबर होगा, और जैसा कि हमने देखा पूरे बड़े त्रिभुज में ये हिस्सा इसके बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, यानी ये पूरे का आधा है, यानी हम लिख सकते हैं इसके बराबर ADB का आधा भी लिखा जा सकता है। तो इसको लिख सकते हैं ये आधा है क्षेत्रफल ADB का। ठीक है भाई, ये हिस्सा हमारे पास आ चुका है। ओके, अब यहां पर ये समीकरण 1 लिया और समीकरण 2 ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या देखेंगे, तो पहले मैं लिख देता हूं समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, तो समीकरण 1 की बात करें तो भाई ADB जो है वो 1/2 ABC के बराबर है, और भाई BED जो है वो 1/2 ADB के बराबर है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो भाई इसमें हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल BED जो है ये बराबर होगा 1/2 क्षेत्रफल किसके, देखो यहां पर मैं बता रहा हूं BED जो है 1/2 है ADB के बराबर, 1/2 ABD, तो 1/2 लिखा, ठीक है, लेकिन उसके बाद ADB है तो उसका फॉर्मूला, उसका हमारे पास मान क्या निकला, तो ADB तो बराबर है 1/2 ABC के, यानी इस ADB की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो भाई बिल्कुल, तो भाई लिख देता हूं, तो लिखा है यहां पर 1/2 क्षेत्रफल ABC, ये आ गया। अब इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं भाई 1/4 क्षेत्रफल भाई ABC, भाई ये आ गया, और यहां पर चल रहा है भाई क्षेत्रफल BED। ठीक है भाई, क्षेत्रफल BED जो है वो 1/4 है क्षेत्रफल ABC के। डन, तो क्या हमें यही ज्ञात करना था, तो भाई बिल्कुल BED जो है 1/4 है ABC के, यही हमें ज्ञात करना था, और ये ज्ञात हो चुका है। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल खत्म होता है यहाँ पर ये वाला। तो भाई ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो भाई इसको भी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। यानी कि बात की जाए तो एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास ये है, ठीक है, इसमें कहा है इसका विकर्ण पहला ये हो गया, इसका विकर्ण दूसरा ये हो गया। अब इसमें हमें ज्ञात करना है कि ये जो दोनों विकर्ण काटने पर ये 4 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, तो भाई पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज, ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, उसके विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए सबसे पहले लिखा दिया है, भाई क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है,
ठीक है, तो दिया है कि बात करें तो भाई एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब हम लिख सकते हैं ए एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है भाई, हमने यहां पर देखा हुआ है भाई ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये भाई ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो अगला कुछ दिया हुआ है तो इसमें और कुछ नहीं दे रखा, बस ये क्या रखा है, इसके विकर्ण है। और विकर्ण में अच्छा ABCD नाम तो लिख दो इसको, ये भी ठीक है भाई, ABCD पहले नाम तो लिख दे इसका, ठीक है। और ये ऊपर काट रहा है तो यहां पर ये चीज हो गया। अब समांतर है तथा इसके विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं या फिर O पर काटते हैं, कैसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, काटते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज़ हो गया हमारे पास। यानी हमने क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, दिया हुआ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही दे रखा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण जो है वो ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं दे रखा, लेकिन इतना दे रखा है कि हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकता है। तो भाई देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा कि भाई क्या सिद्ध करना है। भाई लिखते हैं सिद्ध करना है। तो भाई सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं यहां पर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई क्षेत्रफल AOB बराबर है क्षेत्रफल AOD बराबर है क्षेत्रफल DOC बराबर है क्षेत्रफल BOC। ये चीज हो गई। यानी हमने यहां पर देखा चारों का क्षेत्रफल बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो भाई करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आते हैं सिद्ध पर। तो इस सिद्ध की बात करते हैं, तो सिद्ध में क्या चीज आएगा, तो यहां पर हमने देखा भाई त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BCD, ये दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। कौन सा आ रहा है भाई, ADC त्रिभुज और BCD त्रिभुज। भाई ये दो त्रिभुज हैं। क्या ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर हैं, तो भाई है। क्या एक ही समांतर रेखाओं के बीच हैं, तो भाई ये समांतर चतुर्भुज था तो समांतर रेखाएं तो है ही है, तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है और एक ही आधार पर है, यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो एक ही आधार पर हैं। भाई लिखा हमने एक ही आधार DC पर हैं, ठीक है, तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। भाई ये लिख दिया हमने, ये एक ही आधार पर है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, यानी इसका क्षेत्रफल होगा बराबर। यानी हम लिखेंगे तब क्षेत्रफल ADC जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल BCD के। भाई ये हो गया। यानी फिलहाल हमने देख लिया कि भाई ADC ये पूरा बड़ा जो है वो BCD ये जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो भाई ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए छोटे छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल। यानी क्या मैं इस पूरे में से इसको घटाता हूं, यानी इस पूरे में से इस छोटे यानी DOC को घटाता हूं और इसमें से भी DOC को घटाता हूं, तो भाई क्या ये दोनों छोटे त्रिभुज आएंगे, तो भाई बिल्कुल आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 रखा और यहां पर लिखेंगे भाई समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, भाई समीकरण 1 से क्षेत्रफल DOC भाई घटाया गया है। चलो भाई घटा के देख लेते हैं कैसे घट रहा है। तो यहां पर हमने लिखा भाई क्षेत्रफल भाई ADC, इसमें से हमने घटा दिया क्षेत्रफल भाई DOC को, भाई इसको घटा दिया। यहां की बात करा जाए तो क्षेत्रफल BCD, इसमें से हमने घटा दिया क्षेत्रफल DOC को,
ठीक है भाई, ये चीज हो गया, यानी लेफ्ट में से इसको घटाया और राइट में से भी इसको घटाया, और घटाने में देखो क्या आ रहा है, तो भाई एडीसी यानी पूरा बड़ा, इसमें से डीओसी को घटाते हैं, भाई क्या है डीओसी, यानी पूरे बड़े त्रिभुज में से इस छोटे को हटाते हैं, तो भाई क्या आएगा, तो ये आएगा भाई ए ओ डी आएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं, घटाने पर आ रहा है हमारे पास क्षेत्रफल ए ओ डी आ रहा है, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब उसके बाद राइट की बात करें तो भाई बी सी डी यानी ये बड़ा वाला है, इसमें से हम घटा रहे हैं डीओसी मतलब इस छोटे वाले को, भाई बड़े में से इसको घटाया तो भाई यही आएगा, तो भाई ये भी लिख देते हैं। तो यहां पर हमने लिखा क्या, तो यहां पर लिख सकते हैं हम क्षेत्रफल, भाई ये बराबर हो गया है हमारे पास बीओसी के, भाई ये बराबर हो गया, यानी एओडी जो है वो इसके बराबर हो गया, यानी मैं इसको लिख सकता हूं, अभी ये दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं भाई, बिल्कुल बराबर हो चुका है। इसके बाद क्या किया जाए भाई, और क्षेत्रफल कैसे बराबर होंगे, यानी अब हमें रिलेट करना है भाई, इसी प्रकार से ये दोनों क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, तो इसको दोबारा सिद्ध नहीं करना, हम सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, इसके बाद लिखेंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार से भाई सीधे हमने लिख दिया क्षेत्रफल ए ओ बी जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल भाई डी ओ सी के, भाई ये ए ओ बी जो है ये ऊपर वाला क्षेत्रफल वो नीचे वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा, वो हमने लिख दिया है, डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, भाई ये भी हमारा इसके बराबर हो गया, लेकिन मुद्दा तो ये है कि हमें चारों को बराबर करना है, यानी अगर ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाए तो इसका मतलब चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो भाई उसके लिए क्या करें, तो भाई मैं लिखता हूं त्रिभुज किसमें भाई, ए सी डी में, भाई इस त्रिभुज की बात करी जाए, कौन सा ए सी डी त्रिभुज है इसमें की बात की जाए, तो इसमें हम देख सकते हैं भाई डी ओ जो है वो क्या है भाई, इसकी माध्यिका है, और वो क्यों, क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। समद्विभाजित मतलब ये रेखा इसके समांतर, मतलब ये साइड ए ओ जो है वो ओसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। अब ये बराबर है तो क्या हम देख पा रहे हैं भाई, इस त्रिभुज में एक सिर्फ से एक रेखा खींची है जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, यानी वो इस त्रिभुज की माध्यिका होगी। तो हम यहां लिखते हैं इस त्रिभुज में भाई डीओ जो है माध्यिका है, ये आपका माध्यिका हो गया, ठीक है भाई, डीओ इसकी माध्यिका है। इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं भाई क्या, कि भाई क्षेत्रफल कौन सा बराबर होगा, तो एओडी जो है, एओडी जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल किसके, भाई ये होगा भाई डीओसी के, भाई ये बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहां पर हम देख सकते हैं समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 3, इन तीनों से क्या लिखा जा सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं भाई, एक तो ये दोनों बराबर थे पहले समीकरण में, दूसरे में ये दोनों बराबर थे, और तीसरे में ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी अब हम कह सकते हैं सारे त्रिभुज बराबर हो चुके हैं। क्यों भाई, ए और बी डी जो है वो बीओसी के बराबर है, और वही ए और डी जो है डीओसी के बराबर है, और वही डीओसी एओबी के बराबर है, यानी सब तो आपस में बराबर हो गए। तो हम सीधे लिखेंगे क्या, कि भाई समीकरण, सीधे लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से, भाई तीनों समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से, भाई 1, 2, 3 कौन सा हो गया भाई, 1, 2, 3 से हम कह सकते हैं सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। यानी अब शुरू से लिखते जाते हैं, क्या क्या लिखते जाएंगे, तो भाई लिखा भाई ए ओ डी बी ओ सी, भाई लिखा भाई क्षेत्रफल ए ओ डी क्षेत्रफल बी ओ सी बराबर में क्षेत्रफल बीओसी किसके बराबर है, बीओसी हो गया एओडी हो गया है, एओडी डीओसी के बराबर है, ये भी लिख दिया हमने, ठीक है भाई, ये दोनों बराबर लिखा। अब एओडी के बराबर ये भी था तो ये भी लिख दिया, और इसके बराबर एओबी भी है तो इसको भी लिख दिया हमने। और इससे हमें दिखता है कि चतुर्भुज के अंदर के चारों त्रिभुज जो है वो आपस में बराबर हैं, और यही चीज हमें यहां पर सिद्ध करनी थी कि दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं, और वो हमने ज्ञात कर लिया है।
ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज भी आप कई क्वेश्चंस में कर सकते हो। समझ लो एक तरह का ये परिमेय भी आपका हो गया है कि परिमेय ये बता रहा है कि भाई एक समांतर चतुर्भुज में उसके विकर्ण जो होते हैं, उसके विकर्ण उसको चार बराबर त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, और वो आपने यहाँ पर देख लिया कैसे होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके कि आप सिद्ध कीजिए, तो हमने सिद्ध करके दिखा दिया बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप का है? ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर है प्रश्न नंबर 14, और 14वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो भाई दे रखा है, दी गई आकृति, भाई ये आकृति हमें दे रखी है, इसमें ए बी सी जो है, ए बी सी यानी ये जो बड़ा त्रिभुज है कि भुजा बीसी को दो बिंदु डी और ई पर इस प्रकार डी और ई इस प्रकार स्थित है कि भाई बी डी डी ई और ई सी, यानी कि बी डी डी ई और ई सी यानी तीनों चीजें बराबर हैं, ये तीनों भुजाएं बराबर है, यानी डी और ई बी सी रेखा को समत्रिभाजित कर रहे हैं, मतलब समान तीन भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये समान तीन भाग हो गए हमारे। अब इसने कहा है दर्शाइए, क्या दर्शाना है? क्षेत्रफल ए बी डी मतलब ये त्रिभुज छोटा वाला, ए डी ई यानी ये छोटा वाला, और ए सी ये वाला, इन तीनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ये हमें दर्शाना है। और इस प्रश्न के आधार पर त्रिभुजों को बराबर क्षेत्रफल वाले n भुजाओं में विभाजित करने की विधि भी बताइए। भाई ये सारी चीजें करनी है। चलो भाई देखते हैं भाई किस तरीके से ये चीज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको सिद्ध करेंगे कि भाई कैसे तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो दिया है में हम यहां पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, भाई इसमें हमें दे रखा है कि भाई बी डी बराबर है डी ई के और बराबर है ई सी के, भाई ये चीज हमें दे रखा है। ओके चलो, और अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है? तो लिखा हमने भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है भाई। सिद्ध करना है में यहां पर आते हैं, तो सिद्ध करना है में हम क्या कह सकते हैं? तो भाई इसमें हम कह सकते हैं भाई क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है ए बी डी, ये बराबर है क्षेत्रफल ए डी ई, और ये बराबर है क्षेत्रफल ए ई सी। भाई ये चीज हो गया, भाई तीनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके चलो, अब उसके बाद हम आते हैं सिद्ध पे। अच्छा, सिद्ध करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। तो हम इसमें करते हैं रचना पहले, उसके बाद चीजें सिद्ध होगी। तो रचना के कंडीशन में क्या करेंगे? तो रचना में हम यहाँ पर एक लंब खींचने जा रहे हैं, और वो लंब ऐसा होगा, भाई कैसा होगा? जैसा लंब होता है वैसा ही होगा। तो लंब ये होगा कि भाई ए से मैंने एक लंब खींच दिया यहाँ पर, जो कि इस तरह से हो गया, और इसको मैंने माना एफ, यानी ए एफ जो है वो बी सी पर लंब खींचा गया है। तो भाई यहाँ पर हमने लिख दिया भाई ए एफ जो है वो लंब है बी सी पर। भाई इतनी बात हो गई, भाई ए एफ जो है वो बी सी पर लंब आ गया, डन। चलो ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई किस पे? तो भाई सिद्ध करना है, भाई सॉरी सिद्ध करना है हो गया सिद्ध पे। भाई कैसे सिद्ध होगा उस पे आते हैं, ठीक है। अब सिद्ध की बात करते हैं। तो मैं अगर निकालता हूं क्षेत्रफल किसका? तो भाई सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करते हैं ए बी डी। भाई ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो भाई ए बी डी का क्षेत्रफल मैंने लिखा, तो बता दीजिए भाई फॉर्मूला। भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो भाई ये चीज बिल्कुल आसान, बिल्कुल पता है आपको, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो यहाँ देखिए भाई, इसका क्षेत्रफल है भाई 1/2 गुने में आधार, और आधार गुने में ऊंचाई। भाई यही चीज होती है। भाई तो सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे पुराना चलता हुआ आ रहा है। इतनी सी बात अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बड़ा आसान है आपके लिए, ठीक है। तो हमने इसमें लिखा 1/2 और आधार, त्रिभुज बात कर रहे हैं हम ए बी डी की, तो आधार आ रहा है बी डी, और उस पर लंब यानी ऊंचाई जो आ रही है वो ए एफ आ रहा है। तो हम लिखेंगे बी डी गुने में ए एफ आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बी डी गुने में ए एफ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो भाई क्षेत्रफल, नेक्स्ट हमारा क्षेत्रफल है ए डी ई है। तो भाई लिखा हमने क्षेत्रफल ए डी और ई है, ठीक है। अब क्षेत्रफल ए डी ई के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह पा रहे हैं? तो इसका भी वही फॉर्मूला होगा 1/2 और आधार। अब इसका आधार क्या होगा? तो इसके आधार की बात की जाए ए डी ई की, भाई इसका आधार डी ई है, तो हम डी ई लिखेंगे। तो हमने लिखा डी ई, ठीक है। और ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई याद रखना हमेशा लंबवत होती है। अब क्या इसके अंदर कोई लंब है? तो नहीं। क्या इसके बाहर कोई लंब है?
तो बाहर का लंब कैसे देखना है, तो बाहर के लंब की बात करें तो वो इसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होना चाहिए, और इसका जो हमने आधार माना है उसी रेखा को बढ़ाया जाए तब उस पर लंब आ रहा हूं, तब उसको लंब हम मान सकते हैं, यानी उसको ऊंचाई मान सकते हैं। तो यहां पर वो चीजें हो रही है, इसी त्रिभुज के शीर्ष से आ रहा है और इसी के आधार को रेखा बढ़ाने पर जो रेखा बढ़ा रहे हैं हम उसी पर लंब आ रहा है, तो यानी हम इसको लंब यानी ऊंचाई मान सकते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं ये आएगा AF। ठीक है भाई, सेम आते हैं थर्ड वाले पे, तीसरा कौन सा है, तो भाई AEC क्षेत्रफल है, तो हम लिखते हैं भाई क्षेत्रफल AEC की बात करते हैं, जो कि आएगा 1/2, और इसका भी आधार तो भाई AEC मतलब ये साइड वाला त्रिभुज है, इसका आधार EC आ रहा है तो भाई EC लिखा हमने। ठीक है, और ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, लंबवत में मैंने वही कंडीशन बताई थी, इसी त्रिभुज के एक शीर्ष से आ रहा है और इसी के आधार की रेखा को बढ़ाने पर जो रेखा बन रही है उस पर लंब आ रहा है, यानी हम AF को इसकी ऊंचाई ले सकते हैं, तो भाई AF लिख दिया। ठीक है, ये चीज हो गई है भाई। ये तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल थे वो मैंने यहां पर लिखे भाई, ये निकले हैं, लेकिन अभी ये बराबर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमें इसमें चीजें पता है क्या, BD DE और EC, यानी यहां पर लिखा मैंने BD DE और EC, भाई ये चीजें हो गई हमारे पास, BD DE और EC, ये तीनों भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हैं। कौन से, BD DE और EC तीनों आपस में बराबर हैं। अब ये तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर हैं, ये तीनों भुजाएं जब बराबर है तो यानी हम क्या देख पा रहे हैं भाई, BD DE और EC, देखो इन तीनों के क्षेत्रफलों में 1/2 1/2 1/2 सेम था, AF 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 सेम था। अब बाकी बारी आई बीच वाले की, तो BD DE और EC ये भी तो सेम है भाई, ये भी सेम है। जब सारी चीजें सेम है तो क्षेत्रफल तो बराबर हो गई, तो हमने इसको माना एक समीकरण, 2 3 और 4 इसके अनुसार। तो यहां पर सीधे लिखेंगे हम क्या, कि समीकरण, यहां लिख दिया समीकरण 1 2 3 तथा 4। भाई समीकरण 1 2 3 तथा 4 इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर चलते हैं, तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, तो भाई तीनों का क्षेत्रफल होगा बराबर, यानी क्षेत्रफल हमारे पास आ रहा है ABD बराबर है क्षेत्रफल ADE बराबर है क्षेत्रफल AEC। भाई ये तीनों चीजें बराबर हो गई, भाई ये तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो चुका है। जब ये बराबर हो चुका है तो भाई वही चीज तो सिद्ध करनी थी, हमें सिद्ध करना था तीनों का क्षेत्रफल यहां पर बराबर होगा। ओके, तो यहां पर ये तो समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है क्या, तो भाई यहां पर है, इस प्रश्न के आधार पर एक त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले n त्रिभुजों में विभाजित करने की विधि बताइए। भाई इसमें क्या कहना चाह रहा, तो कहना देखो इसी से हम समझेंगे कैसे, कि अगर हमने इसके आधार को 3 बराबर हिस्सों में बांटा है तो फिर ये त्रिभुज अपने आप ऑटोमेटिकली ही क्या हो गया, कि भाई 3 बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में विभाजित हो गया है। ठीक है, इसी अनुसार इसमें कहा गया अगर n त्रिभुजों में विभाजित करना है तो क्या करें, तो n त्रिभुजों में जब विभाजित करना होगा तो यहां पर इसके आधार को के n टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी n हिस्से करने पड़ेंगे। n हिस्सों में बांटा कर गया, इसके आधार को अगर n हिस्सों में बांटा गया, उसके बाद रेखाएं जोड़ी जाती है, तब वो सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। डन, तो यहां पर लिखेंगे क्या, कि भाई तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज को n बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज में विभाजित करने के लिए आधार, जो आधार हमारा है, जो ये आधार है, इसको आधार को n बराबर हिस्सों में बांटना होगा।
डन। तो ये बात पूरी कंप्लीट होती है कि अगर त्रिभुज के n हिस्से बांटने हैं इसको और सबके क्षेत्रफल बराबर हो तो उसके लिए इसके आधार के n हिस्से पर करने पड़ेंगे, वो भी बराबर n हिस्से करने पड़ेंगे। ये लिखा है ना हमने भाई, n बराबर क्षेत्रफल विभाजित करने के लिए आधार को n बराबर हिस्सों में बांटना होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो भाई ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त हो गया और आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो ये चीजें बिल्कुल माइंड में सेट होगी। मैं बार बार कहता हूं कि भाई प्रैक्टिस भी करनी है आपको। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन और कैसे बड़े आराम से सॉल्व होगा। चलो भाई, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। भाई यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई ABC की माध्यिकाएं जो है, भाई माध्यिकाएं क्या है, G पर। माध्यिका की बात की जाए AD माध्यिका है, BE माध्यिका है, CF माध्यिका है जो कि इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यानी G पर प्रतिच्छेद करती है। चलो भाई ठीक है, अब इसने कहा है दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि क्षेत्रफल जो AGB है, AGB की बात की जाए यानी ये जो क्षेत्रफल AGB जो है, ठीक है, ये बराबर है किसके, तो भाई ये बराबर है AGC के। AGC कौन सा है, तो भाई हम बात करते हैं ये इसके बराबर है AGC के। भाई ये ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ये रेड वाले के बराबर है, ये चीज करना है। उसके बाद है क्या भाई BGC के। भाई BGC कौन सा है, तो नीचे वाला त्रिभुज है, तो इसको भी मैं बराबर कर देता हूं। तो यानी कि ये नीचे वाला जो है ब्राउन वाला, ठीक है भाई, इस त्रिभुज को ये 3 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मतलब ये तीनों क्षेत्रफल बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। और साथ में ये जो तीनों बराबर हैं तो अपने आप ही अगर तीनों बराबर होंगे तो एक हिस्सा पूरे का 1/3 होगा और वो भी यहाँ पर साथ में हमें सिद्ध करना है। ओके, चलो भाई करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से सॉल्व होगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन में कि दिया हुआ क्या क्या है। भाई यहाँ पर लिखा दिया है, ठीक है भाई, दिया है। मैं यहाँ पर लिखेंगे तो भाई त्रिभुज ABC में, भाई ABC में क्या भैया, इसमें 3 माध्यिकाएं हैं। भाई ABC में माध्यिकाएं क्या हैं, तो भाई ABC में AD एक मिनट, इसमें हम देख रहे हैं भाई ADCF तथा BE माध्यिकाएं हैं। जो G पर प्रतिच्छेद करते हैं। भाई G पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है भाई। यहां पर हम देख पा रहे हैं ये जो है वो G पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी ये और ये तीनों माध्यिकाएं G पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब इसके बाद हमें यहां पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, भाई लिखते हैं सिद्ध करना है। ठीक है भाई, सिद्ध करना है में यहां पर आते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल AGB बराबर है क्षेत्रफल AGC बराबर है क्षेत्रफल BGC बराबर है क्षेत्रफल 1/3 क्षेत्रफल ABC। भाई ये चीज हो गया, हमने यहां पर देखा त्रिभुज के तीनों हिस्से जो थे ब्लू, रेड और ब्राउन, तीनों का क्षेत्रफल बराबर है और साथ में जो क्षेत्रफल है वो पूरे बड़े का 1/3 है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। ओके, चलो अब इसमें आते हैं सिद्ध पर। भाई कैसे सिद्ध होगा ये, ठीक है। सिद्ध में यहां पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि हमें पता है ये सारी माध्यिकाएं हैं। अगर ये माध्यिकाएं हैं यानी इसमें ये माध्यिका जो होगी वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान भागों में विभाजित करेगी, ये हमें पता है। तो भाई यहां की हम बात करते हैं तो भाई हमने लिखा त्रिभुज ABC में, भाई त्रिभुज ABC में फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करते हैं, तो मैं मान लेता हूं AD को, AD माध्यिका, ठीक है, AD माध्यिका है, माध्यिका AD से, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं ABC त्रिभुज के अंदर माध्यिका AD से की बात की जाए तो भाई कैसे क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, तो यहां पर हम देख सकते हैं AD अगर माध्यिका है यानी ये इस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करेगा। यानी मैं इसमें सीधे लिखता हूं भाई क्षेत्रफल कौन सा वाला, तो भाई ADB जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल
किसके, ADC के बराबर होगा। भाई ये चीज हमने देख लिया कि भाई क्या, भाई ये क्षेत्रफल जो पूरा है वो इस पूरे के बराबर होगा। पहली बात तो ये हो गई। ओके, तो भाई ये हमारा समीकरण 1 आ गया। अब बात करते हैं छोटे त्रिभुज की। कौन सा वाला, तो भाई BGC की बात करते हैं। तो मैंने लिखा भाई त्रिभुज BGC में, भाई इसमें की बात करते हैं। तो भाई BGC में की बात करते हैं इसमें, तो क्या GD जो है वो इसकी माध्यिका है, तो भाई बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि जब AD माध्यिका थी तो ये भुजा इसके बराबर था, भाई ये था। अब भाई छोटे त्रिभुज की बात करें तब भी तो BD और DC बराबर है, यानी कि GD ये भी माध्यिका होगी। तो इसमें देखेंगे, इसमें लिखेंगे भाई GD माध्यिका है, ये लिखा भाई माध्यिका है। डन भाई, ये माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है, GD माध्यिका है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि भाई ये क्षेत्रफल भी इसके बराबर होगा, यानी छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी मैं लिख सकता हूं भाई क्षेत्रफल GDB, भाई क्षेत्रफल GDB ये बराबर होगा क्षेत्रफल भाई GDC। ठीक है भाई, क्षेत्रफल GDB ये हमारे पास आ रहा है, GDB जो है वो GDC है, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ये चीज हमें देखना है। ओके चलो भाई देखते हैं कैसे, मतलब सॉरी बराबर हो चुका है, ये तो बराबर हो चुका है। अब यहाँ पर इसको मैंने लिखा समीकरण 2 लिख दिया। ठीक है, अब अगर समीकरण 1 में से 2 को घटाया जाए, यानी इसमें से इसको घटाया जाए, यानी कि अगर मैं पूरे में से इसको घटा दूं तो क्या बचेगा, तो इस साइड वाला ये बचेगा, भाई बचेगा। तो मैं यही चीज करता हूं, समीकरण 1 में से 2 को घटाया गया, भाई लिखा मैंने समीकरण 1 में से घटाया गया है 2 को, भाई ये चीज क्या गया, 1 में से 2 को घटाया गया। अब घटाएंगे तो कैसे होगा, तो भाई लिख सकते हैं यहां पर क्षेत्रफल भाई ADB माइनस में आएगा क्षेत्रफल GDB। ठीक है, इसके बराबर में आ रहा है ADC और माइनस में आ रहा है GDC। भाई जो क्या, भाई क्षेत्रफल ADC में से GDC माइनस हो रहा है और क्षेत्रफल ADB में से GDB माइनस हो रहा है, ये चीजें हो रही है। डन। अब यहां पर देखते हैं भाई इसको माइनस करने पर क्या आ रहा है, तो हमने देखा भाई ADB यानी पूरा बड़ा, भाई ADB पूरा बड़ा, उसमें से छोटे को घटाएंगे तो आएगा AGB आएगा, और क्या हमें AGB ही चाहिए था, तो भाई ऐसे कुछ चाहिए था, तो हमने इसको माइनस किया, ये आ रहा है भाई AGB आ रहा है। ठीक है, इधर की बात करें तो भाई ADC मतलब ये पूरा बड़ा आ रहा है। ठीक है, उसमें से GDC की बात की जाए तो GDC ये छोटे वाले को माइनस किया जा रहा है। ठीक है भाई, भाई पूरे में से छोटे को माइनस करेंगे तो भाई AGC आएगा, तो हमने इसको लिख दिया भाई ये आगे क्षेत्रफल का क्या नाम भाई AGC है, ये आ रहा भाई AGC, ये रेड वाला आ रहा है, मतलब हमने देख लिया ब्लू वाला और रेड वाला आपस में बराबर हो चुका है, भाई ये इसके बराबर हो चुका है। अब देखिए क्या चीज है, अगर मैं माध्यिका इसको लेता B, अभी तो माध्यिका हमने AD को लेके सॉल्व किया है, अगर माध्यिका BE लेते तो ये इसके बराबर होता। ठीक है, फिर छोटे छोटे को माइनस करते हैं, फिर ब्राउन वाला ब्लू के बराबर हो जाता। ठीक है, क्या हम दोबारा करें, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हम इसको लिखेंगे इसी तरह से सीधे। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा ठीक से लिखता हूं मैं, AGC हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास समीकरण 3 आ गई। ठीक है, और सीधे लिखेंगे हम इसी प्रकार से, इसी प्रकार से सीधे लिख देंगे क्या कि भाई AGB जो है, भाई सीधे लिखेंगे क्षेत्रफल AGB जो है ये बराबर है किसके भाई, क्षेत्रफल AGB बराबर है GBC के बराबर है। ठीक है, या फिर BGC के बराबर है, भाई अगर BGC लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने BGC। ठीक है, अब इसको लिखा समीकरण 4, भाई ये समीकरण 4 हो गया, समीकरण 3 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। इससे क्या देख पा रहे हैं, इससे हम देख पा रहे हैं कि भाई ये दोनों का मतलब ब्लू, सॉरी इन दोनों से ही हमारा सीधे आ रहा है क्या चीज, भाई ये दोनों आपस में बराबर ये दिखा दिया और ये दोनों आपस में बराबर ये दिखा दिया, यानी कि ब्लू और रेड बराबर है, ये समीकरण 3 बता रहा है, और ब्लू और ब्राउन बराबर है, ये समीकरण 4 बता रहा है, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैं सेकंड में क्या लिखता हूं, तो यहां पर मैंने लिखा भाई क्षेत्रफल कौन सा आ रहा है भाई ABC, इसकी बात करें तो ये क्षेत्रफल जो ABC मतलब जो बड़ा क्षेत्रफल पूरा है ये किसके बराबर है, तो इसकी बात की जाए तो इसमें तीनों त्रिभुज को जोड़ा जाए, ब्लू रेड ब्राउन तीनों को जोड़ेंगे तब बराबर होगा। तो मैं इसमें लिखता हूं क्षेत्रफल AGB प्लस में क्षेत्रफल
उसके बाद क्षेत्रफल आएगा भाई AGC आएगा, प्लस में क्षेत्रफल BGC भी आएगा उसके बराबर में। ठीक है, तो भाई ये आ गया BGC आ गया। यानी कि हम देख पा रहे हैं भाई जैसे कि AGB कौन सा था भाई, AGB ब्लू वाला था, उसके बाद भाई BGC जो है भाई ये ब्लू वाला था। ठीक है, ये था हमारा BGC, ये रेड वाला था और ये ब्राउन वाला था। ठीक है, ये तीनों कलरों को जोड़ेंगे तब जाके पूरा त्रिभुज आ रहा था। डन, चलो भाई ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसकी जरूरत है नहीं फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो हमने लिखा पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, और हमें पता है तीनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर था भाई, तीनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ऐसा ही है। अब अगर तीनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या मैं इनको जोड़कर एक नहीं लिख सकता पूरा, यानी कि इसको लिख दूं मैं क्षेत्रफल AGB जो है, क्षेत्रफल AGB जो कि तीनों के बराबर था, यानी 1 2 3 जुड़ेगा तो ये 3 आ जाएगा, और यहां पर आ रहा है क्षेत्रफल ABC। भाई ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया है कि तीनों के क्षेत्रफल बराबर थे, तो तीनों को जोड़ोगे तो 3 आएगा। ओके, इस 3 को उठाकर नीचे लाएंगे तो याद है 1/3 क्षेत्रफल ABC बराबर है क्षेत्रफल AGC के, AGB के। ठीक है, ये समीकरण होगी आपके पास 5। अब देखिए क्या क्या चीज हो रहा है, यहां पर हमने देखा ब्लू रेड के बराबर है, रेड ब्राउन के बराबर है, और उसके बाद फाइनली आया है हमारे पास क्या भाई, AGB कौन सा है, तो AGB है ब्लू वाला। तो ये ब्लू वाला जो है वो पूरे का 1/3 है भाई, पूरे का 1/3 है, ये पीछे आ गया। यानी अब हम लिखेंगे समीकरण 3 4 तथा 5 से। भाई इनसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इनसे हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल AGB बराबर में AGC। भाई क्षेत्रफल AGB जो है बराबर है क्षेत्रफल AGC के। ठीक है, और क्या बराबर है, तो वही क्षेत्रफल AGB जो है वो BGC के भी बराबर है। तो ये भाई AGB जो है ये BGC के भी बराबर है, ये भी लिख दिया हमने। ठीक है, और यही AGB किसके बराबर है, यही AGB 1/3 ABC के बराबर है। तो यहां पे लिख दिया भाई 1/3 क्षेत्रफल ABC। भाई ये चीज बराबर हो गया। तो हमने यहां पर देखा तीनों का क्षेत्रफल बराबर है, जो कि 1/3 है पूरे बड़े क्षेत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो यही चीज हमें यहां पर सिद्ध करनी थी। कहां लिखा है, तो ये लिखा भाई, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, वो सिद्ध हो चुका है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन और कैसे उसको बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया, मैं इसको इरेज करता हूं और इसको भी इरेज करते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नहीं करते हम, आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज भी हमने कुछ बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपने ये पूरा सेशन देखा है, यानी कि अब आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चन और वो भी इंपॉर्टेंट वाले जो एग्जाम में आते हैं वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इस चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर कर देना कि उनको भी ये सारी नॉलेज मिल पाए। ओके, अब इसके बाद फाइनली आपको मैं बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 चैप्टर फ्री, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलता है। और वो कैसे, तो भाई इसको देखने के लिए आपकी सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। अब भाई इस वेबसाइट की क्या खास बात है, मतलब क्या होता है इसमें, क्या खास बात क्या है इसमें, तो इसमें आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसके अंदर आप देखोगे भाई इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, यूपी बोर्ड अलग है। उसके बाद कहा जाए और भी बहुत सी चीज़ें, IIT JEE नीट UPSC CUT ओलंपियाड NTSC स्पोकन इंग्लिश, भाई बहुत सारी चीज़ें, बहुत से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। अब आपको इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना है तो उस कोर्स पर आपको क्लिक करना है और पूरा कोर्स आपके सामने, और आप उसको बड़े आराम से स्टडी कर सकते हो। और ऐसा नहीं किसी भी कोर्स के लिए आपको चार्ज पे करना, नो, हर चीज़ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में और कंप्लीट कोर्स वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ओके, तो भाई इसको पढ़ना कैसे, तो इसके लिए मैं बताऊं आपको, जैसे कि आप लोगों को हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी पर क्लिक करोगे।
ओके, आप हो 9वीं कक्षा में तो 9वीं पर क्लिक करोगे और उसके बाद भाई 9वीं कक्षा में कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। ओके, तो वो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे आपको गणित विषय का पूरा कोर्स स्टडी करना है तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ है, वॉच नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते देखोगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप देखोगे पाठ्यक्रम परिचय, संख्या पद्धति और उसके बाद बहुत से चैप्टर्स और भी अवेलेबल हैं। ओके, तो यहाँ पर अब आपको किसी भी चैप्टर का में कोई भी डाउट होता है या फिर पूरा चैप्टर आपको स्टडी करना है तो आपको बस उस चैप्टर पर क्लिक करना है और क्लिक करते उसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिलती है। तो क्या मिलती है, तो जैसे ही आप किसी चैप्टर पर क्लिक करते हो एक वीडियो की पूरी लिस्ट खुल जाएगी और उस वीडियो की लिस्ट में सबसे पहले मिलेगा उस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी उस चैप्टर में जो भी रूल रेगुलेशन फॉर्मूले यानी उसके बेसिक सारी चीज़ों को कंप्लीटली समझाया गया है। ओके, जो कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। उसके बाद आपको करवाया जाता है पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो उदाहरण के हों, चाहे प्रश्नावली के हों, चाहे फिर परिमेय हों, इन तीनों चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाई गई है। ओके, उसके बाद आपको मिलता है क्या, तो इसके बाद मिलता है एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद वन शॉट रिवीजन मिलता है, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करवाया गया है जिसके अंदर उसके कॉन्सेप्ट भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, पूरे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से रिवाइज करवाया गया है जो कि आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलो भाई, इसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होने वाली हैं, यानी कि कहा जाए टेस्ट पेपर हो गए, सैम्पल पेपर हो गए, बहुत सी चीज़ आने वाली है। तो भाई इन चीज़ों में अब क्या है आपको, भाई अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो भाई आप इसका फ़ायदा उठाइए। आपको करना जस्ट ये है कि भाई किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना है उस चैप्टर पर क्लिक कीजिए, वीडियो की लिस्ट खुलेगी, जो भी वीडियो आपको पढ़ना है उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ वही मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर आपकी जान पहचान में कोई भी हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है भाई, उनको भी फ़ायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।